ये कहानी पूरी तरह से कल्पना यानी इमेजिनेशन पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समाज, धर्म या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वर्गपथ की पुस्तकालय की व्याख्या नहीं की जा सकती और ये पुस्तकें अचानक से प्रकट हो गई हैं। इसलिए रोहित सिंह के ये कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने ही इन्हें बनाया है या नहीं। बिना कुछ सोचे वो सहजता से अपना सिर हिला देते हैं। अविश्वसनीय। श्वेत जेड, शुद्ध युवती कौशल। ये कौशल हमारे परिवार के एक योद्धा 8 डान जोंगशी क्षेत्र विशेषज्ञ ने बनाया था। एक शिक्षक इतनी आसानी से इससे कहीं अधिक उच्च स्तर की साधना तकनीक बना सकता है, वो कितना शक्तिशाली है। उसे ये स्वीकार करते देख पांचों छात्र खुद को पागल होने के कगार पर पाते हैं। बुद्धा अकेडमी की स्थापना के बाद से इसके 1 सदी के इतिहास में कुछ ही ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक कोई साधना तकनीक बनाई हो। उनमें से हर एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति था। फिर भी उनके अपने शिक्षक भी यही करतब दिखाने में सक्षम हैं। वे उनके प्रति जो श्रद्धा महसूस कर रहे हैं उससे उनका सिर चकरा रहा है। और भी सबसे महत्वपूर्ण बात, रोहित शिक्षक ने अभी क्या कहा। उन्होंने कहा, अगर आपको इसे इस तरह पुकारना मुश्किल लगता है तो आप इसे अपनी पसंद का नाम दे सकते हैं। अरे वाह! हर गुरु ने अपने साधना तकनीक बनाने के लिए बहुत कुछ सहा है, इसीलिए वे इसे अपना खजाना मानते हैं और इसे केवल अपने मुख्य शिष्यों को ही देते हैं। फिर भी एक साधना तकनीक बनाने के बाद इस रोहित शिक्षक ने न केवल इसे दूसरों को उदारपूर्वक उपहार में दिया, बल्कि इन्हें नाम देने में भी आलस्य किया, जिससे उनके शिष्यों को अपनी इच्छानुसार नाम देने की अनुमति मिल गई। ये जानना जरूरी है कि आने वाली पीढ़ियां केवल उस कौशल को नाम देने वाले को ही याद रखती हैं, न कि स्वयं रचयिता को। इतिहास में अपनी छाप छोड़ने का इतना अच्छा मौका, लेकिन उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं। क्या वे भौतिक सफलताओं के प्रति इतने उदासीन नहीं हैं? इससे बढ़कर कोई महान आचरण नहीं हो सकता। कोई आश्चर्य नहीं कि रोहित शिक्षक इतने योग्य होने के बावजूद, यहाँ तक कि अकेडमी के सबसे बुरे शिक्षक के रूप में कुख्यात होने के बावजूद, अभी भी एक गुमनाम व्यक्ति बने हुए हैं। सोचिए कि वो इतना नेक इंसान होगा, एक ऐसा इंसान जो शोहरत को मिट्टी समझता है। रोहित टीचर? ये सोचकर पांचों छात्रों की आंखें लाल हो जाती हैं। वे इतने भावुक हो जाते हैं कि फूट फूट कर रोने लगते हैं। तुम सबकी क्या हो गया है? अपने उन छात्रों को जो कुछ देर पहले तक सामान्य व्यवहार कर रहे थे, अचानक लाल आंखों से घूरते देखकर रोहित सिंह असमंजस में पड़ जाते हैं। क्या ये छात्र एक ही समय में पागल हो गए होंगे? रोहित सिंह एक पारलौकिक व्यक्ति हैं, तो उन्हें कैसे पता था कि एक साधना तकनीक बनाने से इतना विस्मय और हंगामा मच जाएगा? इसीलिए वे छात्रों के भावों के पीछे का कारण नहीं समझ पाते। शांत चेहरे के साथ वो एक और किताब निकालते हैं। सुमेर राठौर, ये किताब मैंने अभी तुम्हारी स्थिति के आधार पर लिखी है। इसके अनुसार साधना करो तो तुम्हारा दाहिना हाथ लगभग आधे महीने में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, वो उरे से कुछ और किताबें निकालते हैं और उन्हें आगे बढ़ा देते हैं। दिलेर खान, आपकी रक्षात्मक क्षमताएं अच्छी हैं। पिछली बार मैंने जो आपको पुस्तक दी थी वो आपकी मूलभूत साधना तकनीक है, जबकि ये पुस्तक आपकी रक्षात्मक क्षमताओं को बेहतर करने के लिए है। रिधि शर्मा और शक्ति भाटी, मैंने आपकी अद्वितीय विशेषताओं को संकलित किया है और आप दोनों के लिए एक एक पुस्तक लिखी है। यदि आप दोनों इसके अनुसार प्रशिक्षण लें तो आपकी साधना तेजी से बढ़ेगी। चूंकि वे सभी उनके शिष्य हैं तो स्वाभाविक रूप से वो किसी एक को दूसरे से ज्यादा महत्व नहीं दे सकते, इसीलिए उनमें से प्रत्येक के लिए एक उपहार है। ये साधना तकनीक के स्वर्गपथ पुस्तकालय का उपयोग करके शिक्षक के संग्रह मंडप से कई गुप्त नियमावलियों को मिलाकर बनाई गई हैं। इन्हें रिधि शर्मा, सुमेर राठौर और बाकी सभी के लिए उनकी शारीरिक स्थिति के आधार पर विशेष रूप से तैयार किया गया है। इनमें अभी भी कुछ कमियां हैं, लेकिन अन्य गुप्त नियमों की तुलना में इनकी संख्या काफी कम है। ये गुप्त नियमावलियां कितनी प्रभावशाली साधना तकनीक है। चाहे रिधि शर्मा हो, सुमेर राठौर हो या शक्ति भाटी, ये सभी ऐसे लोग हैं जो किसी नियमावली का महत्व समझने में सक्षम है। इन अनियम नियमों को देखते ही सभी उत्तेजना से कांप उठते हैं। ये नियमावलियां उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त कही जा सकती हैं, और ये कितनी उच्च स्तरीय हैं इसका तो कहना ही क्या। उन्हें अभी अभी जो नियम मिले हैं उनकी तुलना में उन नियमों से करें जो उन्होंने पहले साधना में लगाए थे, तो बाकी नियमावली कूड़े के ढेर में कूड़े के समान है। दोनों को एक साथ रखना बिल्कुल भी संभव नहीं है। गुरुजी, ये किताबें, क्या हमें इनके नाम रखने की अनुमति है? रिधि शर्मा अब और खुद को नहीं रोक पाती, पूछती हैं। हाँ, बेझिझक कहो। आह! उनके शिष्य एक दूसरे को घूरते हैं, उनकी मुट्ठियां अनजाने ही कस जाती हैं। एक साधना तकनीक लिखना अपने आप में एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। फिर भी 5 साधना तकनीक लिखना, और हर एक उनके लिए खास तौर पर तैयार की गई है, यहाँ तक कि उन्हें अपनी तकनीक का नाम खुद रखने की भी अनुमति है। ये क्षमता और ये उदारता पूरी बुद्धा अकेडमी में तो ऐसा सुनने में ही नहीं है। इन सब का सार यह है कि ये साधना तकनीकें खास तौर पर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं। चाहे किसी का ज्ञान कितना भी विशाल क्यों ना हो और साधना पथ के प्रति वो कितना भी प्रबुद्ध क्यों ना हो, उसने इन्हें बनाने में ज़रूर बहुत मेहनत की होगी। बहुत मुमकिन है कि वो पूरी रात सोया ही ना हो। उनके गुरु पूरी रात जाकर उनके लिए इन साधना तकनीकों पर मेहनत कर रहे थे, फिर भी उन्हें शक था कि उनके गुरु में उन्हें मार्गदर्शन देने की क्षमता है। ये तो भीड़ की आंखें फिर से लाल हो जाती हैं। ये भावना उनके पूरे जीवन को बदलने के बराबर है। धन्यवाद गुरु। वे पांचों एक साथ घुटनों के बल बैठ
जाते हैं। सामने खड़े रोहित सिंह को देखते हुए उनकी आंखों में अटल निश्चय दिखाई देता है। रोहित गुरु, निश्चिंत रहें, हम वादा करते हैं कि इन साधना तकनीकों को कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे। जो कोई भी इन्हें प्रकट करेगा उसे आपकी दी हुई कोई भी सजा का सामना करना पड़ेगा। कभी प्रकट नहीं करना, ठीक है? स्वर्गपथ के पुस्तकालय का उपयोग करके बनाई गई ये साधना तकनीकें स्वर्गपथ दिव्य कला की तुलना में कहीं फीकी हैं। इसीलिए रोहित सिंह को इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। इस समय अपने शिष्यों को ये शब्द कहते सुनकर वो बेपरवाही से उनसे सहमत हो जाते हैं। ये एक सच्चे गुरु का स्वभाव है। रोहित गुरु को इस मामले में उदासीन देखकर शिष्य उनकी बात मान लेते हैं। गुरु क्या होता है? ये गुरु है। सबसे महान व्यक्ति कौन है? ये है योग्य होने के बावजूद विनम्र, मत गलत समझे जाने पर भी विचलित न होना, अपमानित होकर हुए भी अचानक आने वाली परिस्थितियों में शांत और संयमित। ऐसा गुरु पाना उनके लिए एक अद्भुत वरदान है। रोहित सिंह को नहीं पता कि इस क्षण में वे अपने शिष्यों के हृदय में एक मर्तल से देवता बन चुके हैं। सभी को यथाशीघ्र साधना करने का निर्देश देने के बाद रोहित सिंह एक बार फिर से मुक्त हो जाते हैं। एक शिक्षक को अपने शिष्यों पर नजर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उन्हें स्वयं प्रशिक्षण और सीखने देना चाहिए। एक शिक्षक का कर्तव्य केवल उनकी कमियों को इंगित करना और उन्हें सही मार्ग पर दिखाना है। अब जबकि उन सभी के पास उपयुक्त साधना तकनीक है, तो जब तक वे सामान्य रूप से साधना करते रहेंगे, वे स्वीकार्य परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। कोमल कपूर के निष्कलंक चेहरे पर झिझक दिखाई देती है। हालांकि कल उस युवक द्वारा दिखाए गए चमत्कारों के बारे में सोचकर उसकी जिज्ञासा एक बार फिर भड़क उठती है और वो दृढ़ता से उसके पास चली जाती है। वो अकेडमी की देवी हैं, सभी पुरुष शिक्षकों और छात्रों की आराध्या। हर दिन शिक्षक और छात्रों उन्हें अनगिनत फूल और उपहार भेंट करते हैं। फिर भी वो इससे बेपरवाह है और कभी भी किसी विपरीत लिंग के शिक्षक से अकेले में मिलने की कोशिश नहीं करती। हालांकि कल वो युवक उन्हें किसी रहस्य की तरह आकर्षित कर रहा था, जिससे वो बिना कुछ कहे ही चली गईं। दरअसल इसी वजह से आज सुबह वो ठीक से पाठ भी नहीं पढ़ पाईं। मैं तो बस उसका पर्दाफाश करने जा रही हूँ, और कोई वजह नहीं है। अपने लिए कोई बहाना ढूंढते हुए वो राहत की सांस लेती हैं और बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ जाती हैं। इस रोहित सिंह शिक्षक की बात करें तो वो उन्हें बहुत पहले से जानती हैं। हालांकि चूंकि उन्होंने कभी उनसे बातचीत नहीं की, इसलिए उनके मामलों की ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी दूसरों के वर्णन के आधार पर उनका वर्णन करने के लिए केवल 3 विशेषण हैं: सबसे बुरा और अंत में और भी बुरा। वो अकेडमी का सबसे घटिया शिक्षक माना जाता है। शुरू से ही वो यही सोचती रही है। हालांकि कल उसकी सोच पलट गई। वो किसी भी किताब को यूं ही पलटकर उसकी सारी बातें याद कर लेता है। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक पाने के बावजूद वो उसमें दिए गए प्रश्नों के कई उत्तर दे पाता है। खाना खाते ही उसे एहसास हो जाता है कि वो खाने का बहुत शौकीन है, और तो और आसमान को चीर देने वाले शेर को इतनी आसानी से अपनी बात मानने के लिए राजी कर लेना। जो शिक्षक उसकी नज़र में सबसे बुरा था, वो एक पहेली बन गया। वो चाहे जितना भी सोचे, उसे समझ नहीं आ रहा है। छोड़ो, इस बारे में सोचना बंद कर दूंगी। आज मैं उसे जवाब जरूर लूंगी। ठंडी आवाज में बड़बड़ाते हुए वो अपना जेड जैसा चेहरा ऊपर उठाती है। तभी उसे एहसास होता है कि वो रोहित सिंह की कक्षा के ठीक सामने खड़ी है। जैसे ही वो अंदर जाने वाली होती है तो उसे दरवाजे के बाहर एक मम्मी जैसा व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है। मैथ्यू जेवियर दुविधा में है। कल जब उसने कक्षा में रोहित सिंह पर सरेआम चिल्लाया और गुस्से से चिल्लाया, तो वापस आने पर युवा अध्यापिका ने उसे डांटा। जिसके बाद जब वो रात को अपने घर वापस आता है तो इस मामले के बारे में सोचता है और उसके अंदर गुस्सा भर आता है। इस झंझट की जड़ रोहित सिंह नाम का वो घटिया शिक्षक है। अगर उसने युवा मालकिन के साथ कुछ अभद्र व्यवहार ना किया होता, जिससे युवा मालकिन को ब्लैकमेल ना किया जाता, तो उसका चेहरा उसकी शिष्य बनने की जिद पर इतना लाल कैसे हो सकता था? अगर ऐसा ना होता तो रात में जब वो उस पर हमला करने गया तो उसकी इतनी पिटाई ना हुई होती। अपनी युवा मालकिन को ना मना पाने के कारण उसका मूल इरादा नगर स्वामी को मामले की सूचना देना था, ताकि वो आगे आकर मामला सुलझा सके। हालांकि आदर्श नगर बहुत दूर है और सबसे अच्छे घोड़े को भी 2 तरफ की यात्रा करने में कम से कम आधा महीना लगेगा। अगर वो सचमुच में चला जाए तो क्या होगा अगर वो क्रूर शिक्षक को या नैतिक काम कर दे? अगर ऐसा हुआ तो भले ही उसकी जान चली जाए, उसके लिए दोष सहना मुश्किल होगा। मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं अभी अंदर घुस गया तो युवा मालकिन मुझसे जरूर नाराज हो जाएंगी, लेकिन अगर मैं अंदर नहीं घुसा तो उन्हें धमकाया जा सकता है और चोट पहुंचाई जा सकती है। बस इसी तरह से मैथ्यू जेवियर बहुत देर तक प्रवेश द्वार पर उलझन में खड़ा रहा। तुम कौन हो? जबकि वो अभी भी 2 विकल्पों के बीच दुविधा में था, एक ओरियोल जैसी आवाज सुनाई दी। देखने के लिए सिर उठाकर उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक सुंदर महिला खड़ी है और उसे हैरानी से देख रही है। ये सुंदर महिला लगभग 20 साल की है। उसने हल्के बैंगनी रंग का लहंगा पहना है जो उसके खूबसूरत शरीर को पूरी तरह से उभार रहा है। क्रीम जैसी चिकनी त्वचा के साथ ज्यादा हिल डुलने के बावजूद भी वो अपनी तरह से बेहद खूबसूरत है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि मैं कौन हूँ। जो भी हो, मैथ्यू जेवियर एक अनुभवी व्यक्ति है जिसने कठोर दुनिया का अनुभव किया है, इसलिए वो जल्दी से ठीक हो जाता है और बड़बड़ाता है। तुम तो बस एक छोटी बच्ची हो और मैं आदर्श नगरी के स्वामी निवास का बटलर हूँ। क्या तुम इस लायक हो कि मैं अपनी पहचान तुम्हें बताऊं?
इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात, मैं ऐसी हालत में अपनी पहचान बताने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? अपनी पहचान बताने से इनकार? फिर अपना चेहरा ढककर तुम यहाँ क्या करना चाहती हो? सुंदर महीना भौएं चढ़ाती है। गडेंग, उसका दिल अचानक जोर से धड़कता है और उसके दिमाग में एक विचार कौंचता है। ये आदमी, ऐसा नहीं हो सकता। इसे योगेश सिन्हा ने रोहित सिंह को सबक सिखाने के लिए रखा है। कल रोहित सिंह को रात के खाने पर बुलाने के बाद उनकी मुलाकात योगेश सिन्हा से हुई थी। अकेडमी के एक वरिष्ठ और उच्च स्तरीय शिक्षक के पोते के लिए इस तरह की पिटाई का शिकार होना, उसके लिए बदला ना लेना अजीब होगा। हालांकि चूंकि अकेडमी अपने परिसर में शिक्षकों के बीच निजी द्वंद्व का प्रतिबंध लगाती है, तो क्या यह संभव है कि उस आदमी ने जानबूझकर किसी और को नकाबपोश करके रोहित सिंह पर हमला करने के लिए भेजा हो? कोई आश्चर्य नहीं कि कोमल कपूर ऐसा सोचेंगी। आखिरकार मैथ्यू जेवियर का पहनावा कुछ ज्यादा ही अजीब है। सफेद कपड़े की एक मोटी परत उनके पूरे चेहरे को ढक रही है, सिर्फ उनकी आंखें ही दिखाई दे रही हैं। एक नज़र में दूसरों पर उनका प्रभाव ऐसा पड़ता है जैसे वो अपनी असली पहचान बताने को तैयार ही नहीं है, और तो और पूछताछ करने पर भी वो जवाब देने से इनकार कर देते हैं। अब सोचिए कि रोहित सिंह ने कल उन्हें अपने पीछे आने से इसलिए मना किया था क्योंकि वो जानते थे कि योगेश सिन्हा इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो जानते थे कि योगेश सिन्हा उनसे बदला लेने के लिए कोई ना कोई जरूर ढूंढ लेंगे। कोमल कपूर की सिकुड़ी हुई आंखों में एक ठंडी चमक आती है। इस पूरी स्थिति की वजह वही है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका किनारे से खड़े होकर देखना ठीक नहीं है। क्या तुम्हें अकेडमी में किसी शिक्षक पर हमला करने की सजा पता है? शिक्षक पर हमला? मैथ्यू जेवियर को उम्मीद नहीं थी कि वो सुंदर महिला ऐसा सवाल पूछेगी। पहले तो वो चौंका, लेकिन जल्द ही उसे योगेश सिन्हा के साथ हुई घटना याद आ गई। एक पल में उसे एहसास हुआ, क्या ये हो सकता है कि आप वही कोमल कपूर हों? योगेश सिन्हा द्वारा उसे पीटने का कारण रोहित सिंह से जलन होना था, क्योंकि वे दोनों कोमल कपूर का पक्ष लेने की होड़ में थे। वो इस घटना को कभी नहीं भूलेगा, भले ही उसे पीट पीट कर मार दिया जाए। फिर भी इसी समय एक सुंदर महिला अचानक प्रकट होती है और उससे पूछती है कि क्या उसे पता है कि एक शिक्षक पर हमला करने पर दंड मिल सकता है। ये सुंदर महिला उसके अलावा और कौन हो सकती है? लगता है कि वो कल योगेश सिन्हा द्वारा उसका पीछा करने वाले को पीटने का बदला लेने आई है। बिल्कुल सही। कोमल कपूर ने मुठिया कसते हुए सतर्क भाव धारण किया, उसका आभामंडल लहराया। अगर तुम किसी भी परेशानी से बचना चाहती हो तो अभी चले जाओ, वरना मुझे बदतमीजी के लिए दोष मत देना। अशिष्ट, क्या तुम यहाँ मुझसे झगड़ने नहीं आए हो? क्या घटिया बहाना है। जब दोनों ने मुश्किल से कुछ शब्द बोले थे, तब वो कैसे आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है, ये देखकर मैथ्यू जेवियर का चेहरा एकदम काला पड़ गया। आदर्श नगर के लॉर्ड रेजिडेंस के बटलर होने के नाते वो आदर्श नगर में एक प्रभावशाली व्यक्ति है। वो जिससे भी मिलता वे हमेशा उसका सम्मान करते। फिर भी यहाँ पहले तो उसे किसी ने बुरी तरह पीटा और अब एक साधारण शिक्षक भी उसका सम्मान नहीं करता। उसके अंदर क्रोध उमड़ रहा है। ये शब्द सुनकर वो इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मुट्ठी भींचते ही उसका चेहरा काला पड़ जाता है। बिना एक शब्द कहे वो आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, कोमल कपूर जो फटकार उसे देने वाली होती है वो उसके गले में अटक जाती है। कोई और विकल्प ना होने के कारण वो केवल उसका सामना कर सकती है। पैंग पैंग पैंग। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। कोमल कपूर भले ही फाइटर 5 डैन की शीर्ष खिलाड़ी हों, लेकिन उनमें अद्भुत सहन शक्ति और गहरी तकनीकें हैं। इसके अलावा भले ही मैथ्यू जेवियर की युद्ध क्षमता उनसे कहीं ज्यादा है, लेकिन अपनी चोट के कारण वो उन्हें कुछ ही पलों में हरा नहीं पाते। योगेश, युवा गुरु, एल्डर सिन्हा ने क्या कहा? अकेडमी के फुटपाथ पर मनोज कुमार पास आ रहे युवक से पूछने का मन नहीं कर रहा था। निश्चिंत रहो, जब तक तुम्हारा वो छात्र रोहित सिंह को अपना गुरु नहीं मानता, तब तक वो इस बार बेबस है। योगेश सिन्हा ने ठंडे स्वर में व्यंग किया। आज सुबह एल्डर सिन्हा एल्डर दुबे को ढूंढने के लिए शिक्षक संघ की ओर दौड़े और उन्हें यहाँ आमंत्रित किया। जब तक वो रोहित सिंह और उसके शिष्य को एनलाइटनमेंट विल टावर में लाता रहेगा, तब तक उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी और उसे बुद्ध अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। वाह, बढ़िया। जैसे ही रोहित सिंह को अकेडमी से निकाल दिया जाएगा, शेन टीचर गोंगजी की जिद के आगे जरूर झुक जाएंगे। तब तक उसके लिए तुमसे दूर रहना मुश्किल हो जाएगा। मनोज कुमार मुस्कुराते हुए उसकी चापलूसी करते हैं। उफ, इसमें कोई शक नहीं कि कोमल कपूर कल उस लड़के की झूठी बातों में बह गई थी, इसलिए उसने मान लिया और उसके साथ खाना खाया। जब तक वो लड़का अकेडमी से भाग नहीं जाता, मुझे नहीं लगता कि उसे रिझाने की मेरी कोशिशें बेकार जाएंगी। जैसे ही कोमल कपूर का ख्याल उसके दिमाग में आता है, योगेश सिन्हा में एक बार फिर आत्मविश्वास जाग उठता है। वो एक बड़े आदमी का पोता होने के साथ साथ एक उच्च स्तरीय शिक्षक भी है, और ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि वो लंबा और आकर्षक है। चाहे किसी भी पहलू की बात करें, वो रोहित सिंह से अनगिनत गुना ज़्यादा उत्कृष्ट है। पूरी अकेडमी में कोमल कपूर जैसी मनमोहक महिला के हकदार सिर्फ वही हैं। जब तक वो डटे रहेंगे, वो उनके अलावा और किसे पसंद करेंगी? तो मैं योगेश यंग मास्टर को आशीर्वाद दूंगा कि वो जल्द ही इस खूबसूरती को घर ले आएं। मनोज कुमार ने तुरंत एक हिरणी का इशारा किया। निश्चिंत रहो, अगर मैं शेन टीचर के साथ जोड़ी बना लूं तो मैं तुम्हें ज़रूर बड़ा इनाम दूंगा।
योगेश सिन्हा जोर से हंसना चाहते थे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने गलती से अपनी घायल मांसपेशियों को खींच लिया और उनके शरीर में असहनीय दर्द उठा। और रोहित सिंह के अलावा मैं उसे भी माफ नहीं करूंगा जिसने कल मुझे पीटा था, मैथ्यू जेवियर। तो क्या हुआ अगर वो आदर्श नगरी रेजिडेंस का बटलर है? ये कल की राजसी नगरी है, उसकी मनमानी करने की जगह नहीं। उस आदमी ने सबके सामने उसके चेहरे पर जोर से वार किया, जिससे उसका चेहरा बिगड़ गया। भला वो उसे कैसे माफ कर सकता है? जरूर। मनोज कुमार सिर हिलाते हैं। अचानक वो ठिठक जाते हैं और फिर जल्दी से आगे की ओर इशारा करते हैं। योगेश, युवा गुरु, जल्दी से देखो। क्या हुआ? योगेश सिन्हा हक बक्के हैं, अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाते और मुड़कर देखते हैं। उसी क्षण उनकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो शैन टीचर नहीं है। वो किसी और से क्यों लड़ रही हैं? वो मैथ्यू जेवियर है। रोहित सिंह की कक्षा के ठीक बाहर दोनों जोरदार लड़ाई कर रहे हैं। एक वो है जिसके बारे में वो नींद में भी सोचता है, कोमल कपूर, और दूसरी वो है जिसके बारे में उसने अभी बात की थी, जो इसे नाराजगी से दांत पीसने पर मजबूर करती है, मैथ्यू जेवियर। वे दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं हैं। वे क्यों लड़ रहे होंगे? योगेश, युवा गुरु, क्या ऐसा हो सकता है शैन टीचर को पता चला कि इस आदमी ने तुम्हें पीटा, इसलिए वो नाराज हो गई और तुम्हारा बदला लेना चाहती थी? एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद मनोज कुमार को अचानक एक संभावना सूझी और उन्होंने कहा, क्या ये सच है? योगेश सिन्हा चौंक गए। बिल्कुल, वरना दोनों के बीच लड़ाई की कोई वजह नहीं थी। शैन टीचर का व्यक्तित्व सौम्य है और वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करती है। वो आसानी से झगड़ती नहीं। ये बात आपको भी अच्छी तरह समझनी चाहिए। आपकी पिटाई के ठीक बाद वो उससे जोरदार लड़ाई कर बैठती हैं। अगर उन्होंने ये योगेश यंग मास्टर के लिए नहीं किया होता तो मुझे इसके पीछे और कोई वाजिब वजह नहीं सूझती। आपके लिए इतनी दूर जाने के लिए तैयार होने के पीछे मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि शैन टीचर के मन में आपके लिए कुछ भावनाएं हैं और बहुत मुमकिन है ये प्यार हो। मनोज कुमार ने कहा, वो मुझसे प्यार करती है? योगेश सिन्हा का शरीर मानो जम गया और उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। बिल्कुल सही, कोमल कपूर के पास उस लड़के से लड़ने की और कोई वजह नहीं थी। उसने कभी भी सोचा नहीं होगा कि ये औरत उसकी डेट्स ठुकराने और उससे दूरी बनाए रखने के बावजूद असल में इस तरह से उससे प्यार करती है और इतनी ज्यादा परवाह करती है। यहाँ तक कि फाइटर 5 डैन में होने के बावजूद एक फाइटर 6 डैन एक्सपर्ट से लड़ने की हद तक। ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे अपनी वजह से घायल नहीं होने दे सकता। उसका दिल बेचैन हो जाता है। योगेश सिन्हा को ऐसा लगता है जैसे उसकी जान में जान आ गई हो और लड़ने का जोश उसके अंदर उमड़ पड़ता है। सबसे मुश्किल कर्ज एक खूबसूरत औरत का होता है। दूसरा पक्ष पहले ही इतना आगे बढ़ चुका है, उसे हिचकिचाने की क्या जरूरत है? अगर वो हिचकिचाता रहा तो वो मर्द ही नहीं रहेगा। शैन टीचर, मैं आपकी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। एक तेज गर्जना के साथ योगेश सिन्हा ऊपर की ओर दौड़ता है। मैथ्यू जेवियर कोमल कपूर से जूझ रहा है। उसे दर्जनों मुक्कों से परखने के बाद वो पहले ही दूसरे पक्ष के आक्रामक तरीकों को समझ चुका है। उसे पूरा विश्वास है कि अगर वो गंभीर हो जाए तो वो उसे कुछ ही मुक्कों में हरा सकता है। जैसी वो अपनी आखिरी रणनीति अपनाने वाला होता है, उसे एक चीख सुनाई देती है और योगेश सिन्हा उसके सामने प्रकट होता है। जैसा कि मैंने सोचा था, वे एक टीम है। धिक्कार है, धिक्कार है। उसे आते देख मैथ्यू जेवियर का गुस्सा एक बार फिर भड़क उठता है। कुछ देर पहले उसे शक था कि शायद ये घटना बस एक गलतफहमी थी, लेकिन अब तो लग रहा है कि ये एक गलतफहमी है। जाहिर है कि ये दोनों इसमें शामिल है और वे उससे पंगा लेने पर आमादा है। जितना वो इसके बारे में सोचता है उतना ही गुस्सा आता है। इस प्रकार वो अब और पीछे नहीं हटता और निर्दयतापूर्वक योगेश सिन्हा पर प्रहार करता है। योगेश सिन्हा अचानक जोश से दौड़कर आते हैं और देखते ही देखते मैथ्यू जेवियर से भिड़ जाते हैं। कोमल कपूर अचानक बदले हालात पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाती। दोनों को आपस में लड़ते देखकर वो खुद को अचंभित हुए बिना नहीं रह पाती। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत अनुमान लगाया हो और ये आदमी उसने नहीं भेजा है? जैसे ऐसा विचार उनके दिमाग में कौंधता है, उनके दिमाग में एक और संभावना कौंध जाती है और उनका चेहरा काला पड़ जाता है। देखो, वो एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे ये अजीब लगा। अगर इस नकाबपोश को रोहित सिंह से पंगा लेना होता तो वो सीधे दौड़कर अंदर आ सकता था। उसके दरवाजे के आसपास मंडराते रहने की कोई वजह नहीं है। अभी तो देखने से लगता है कि वो मेरा ध्यान खींचने के लिए किसी हीरो की तरह उस हसीना को बचाना चाहता है। हसीना चाहे कहीं भी जाए, वो हमेशा मर्दों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। उसके लिए कई लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं ताकि वो उन पर एक नज़र भी न डाल सके। इस तरह का नायक द्वारा सुंदरी को बचाना इस किताब की सबसे घटिया चालों में से एक है। ऐसे नाटक में या तो वो अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करता या फिर दूसरे पक्ष को उसे पीटने देता, जिससे उसे उस पर दया आ जाती। फिर ये दया धीरे धीरे प्यार में बदल जाती। खैर, चाहे जो भी हो, ये सब जानबूझकर किए गए काम हैं और इससे उसे चिढ़ होती है। ये एहसास होने पर कोमल कपूर युद्ध के घेरे से पीछे हट जाती है।
चूंकि तुम दोनों जानबूझकर ऐसा कर रहे हो तो मैं इसकी परवाह नहीं करूंगी। तुम जो चाहो करो। पेंग 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 पेंग। अपने दुश्मन को उन्मत्त होकर आक्रमण करते देख मैथ्यू जेवियर बिना किसी दया के अपना सब कुछ दे देता है। कुछ ही पलों में निडर और दृढ़ निश्चयी योगेश सिन्हा की एक बार फिर बुरी तरह पिटाई की जाती है और उनके चेहरे से ताज़ा खून टपकने लगता है। मैथ्यू जेवियर की हालत भी कुछ बेहतर नहीं है। उसके मम्मी जैसे चेहरे पर कपड़े की परतों से खून बह रहा है। कितना यथार्थवादी अभिनय। आगे भी करते रहो। कोमल कपूर हाथ जोड़कर कहती है। शेन टीचर, योगेश यंग मास्टर की जल्दी मदद करो, वो हारने के कगार पर है। योगेश सिन्हा को मौत के कगार पर पिटते देख मनोज कुमारों से मनाने के लिए आगे आने से खुद को रोक नहीं पाते। सिर्फ फाइटर 4 डैन पिक्सू डायरे का होने के नाते वो दोनों के सामने बहुत कमजोर है। अगर वो लड़ाई में दखल देगा तो वो मौत को दावत देगा। ऐसे में सामने खड़े शेन टीचर से विनती करना ही एकमात्र उपाय है। क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ? दूसरे पक्ष के समर्थन को अपनी ओर आते देख कोमल कपूर ठंडे स्वर में व्यंग्य करती है। हाँ, अगर तुम उसे नहीं बचाओगे तो योगेश यंग मास्टर जरूर मर जाएगा। उसके ठंडे इरादों को ना समझते हुए मनोज कुमार जल्दी से कहता है, ठीक है तो मैं चलता हूँ। कोमल कपूर आगे बढ़ती है। उसे फिर से लड़ाई में शामिल होते देख मैथ्यू जेवियर दोनों हाथों से योगेश सिन्हा को धक्का देता है, जिससे वो 2 कदम पीछे हट जाता है। फिर वो लड़ाई से बाहर निकलकर कहता है, ठीक है, मैं इसे याद रखूंगा। आपकी महानता और आपके दोनों ने मुझ पर जो उपकार किया है, मैं भविष्य में उसका बदला लूंगा। वो इस समय घायल है, बस कोमल कपूर खुद उसे पहले से ही उकसा रही है। इसके अलावा अगर वो उन दोनों को हरा भी देता है तो वो अभी बुधा अकेडमी में है। यहाँ लड़ाई जितनी लंबी चलेगी उसके सामने उतनी ही मुश्किलें आएंगी। अगर दूसरे पक्ष ने पहले से कोई योजना बना रखी है तो वो बचकर भागने में भी असमर्थ हो सकता है। इसलिए एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद वो निर्णायक रूप से वहां से जाने का फैसला करता है। हो सकता है कि ये दोनों उससे बदला लेने में नाकाम रहे हों और दूसरे पक्ष की भी उसने काफी दयनीय स्थिति बना दी हो, लेकिन ये दुश्मनी तो पक्की हो चुकी है। बस समय की बात है कि वो इन्हें इसका बदला देगा। जिसके बाद मैथ्यू जेवियर जाने के लिए मुड़ता है। एक पल में वो भीड़ की नज़रों से ओझल हो जाता है। अगर कोई फाइटर 6 डैन पिक्शू क्षेत्र का विशेषज्ञ भाग जाए तो कोमल कपूर भी उसका पीछा नहीं कर पाएगी। इसके अलावा उसका पीछा करने का कोई इरादा भी नहीं है। इस समय उसके चेहरे पर ठंडी नीयत और भी गहरी हो जाती है। जैसे ही वो बीच में आने वाली होती है, दूसरा पक्ष भाग जाता है। इसका क्या मतलब है? सीधा इसका मतलब है कि शो खत्म हो गया है। स्वाभाविक रूप से उसे जाना ही होगा। शेन टीचर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इतना अच्छा व्यवहार करेंगे। मैं आपका इरादा समझती हूँ। कोमल कपूर को उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते देख योगेश सिन्हा खुशी से भर जाता है। वो अपना पूरी तरह से सूजा हुआ लाल चेहरा पलटता है, मुस्कुराता है और ऐसा पोज देता है जो उसे बहुत आकर्षक लगता है। सच में, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। उस पर अभी भी गुस्से में वो ये देखने के लिए उत्सुक था कि ये आदमी उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए किस तरह की घटिया चालें चलेगा। ये शब्द सुनकर कोमल कपूर गुस्से से लगभग फट पड़ती है। मेरे इरादे? मेरे इरादे तुम्हारे सर, गुंडे। कोमल कपूर दांत पीसकर थूकती है। उफ, एक थप्पड़ पड़ता है। क्या? साहस बटोरने की हिम्मत जुटाते हुए जैसे ही उसने सोचा कि वो सुंदरी उसके आलिंगन में कूद पड़ेगी, उसके चेहरे पर तेज दर्द महसूस होता है। बेकाबू होकर उसका शरीर लड़खड़ाता है और वो मेटल गेट से टकरा जाता है। योगेश सिन्हा की आंखें घूम जाती हैं और वो लगभग बेहोश हो जाता है। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्या तुमने मेरे लिए किसी और से लड़ाई नहीं की? वो लगभग पागल हो रहा है। आखिर क्या हो रहा है? एक पल दोस्ती, अगले पल गुस्सा। एक पल बसंत, अगले पल सर्दी। क्या मैंने तुम्हें नाराज कर दिया या क्या? जिया। जैसे ही योगेश सिन्हा का दिल टूटा और वो अभी भी स्थिति को समझने का प्रयास कर रहा था, कक्षा का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। रोहित सिंह बाहर निकलता है और बाकी सबको देखकर भौहें चढ़ा लेता है। मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हूँ, तुम सबका यहाँ हंगामा करना शोभा नहीं देता। रोहित सिंह, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। रोहित सिंह का चेहरा देखते ही जैसे कि उनका दिल टूटने ही वाला था, योगेश सिन्हा का गुस्सा भड़क उठा। मनोज कुमार अध्यापक ने स्कूल में एक अपील दायर कर दी है, जिसमें आप पर अपने छात्र सुमेर राठौर को धोखे से अपना छात्र बनाने का आरोप लगाया है। अकादमी ने पहले ही ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण को मंजूरी दे दी है, इसलिए मेरी सलाह है कि आप सुमेर राठौर को जल्दी से बुलाएं। ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण? रोहित सिंह एक पल के लिए उलझन में पड़ जाते हैं। फिर अपनी पिछली यादों को ताज़ा करते हुए उन्हें एक एहसास होता है और वे भौहें चढ़ा लेते हैं।
सच में? अभी मैं शिक्षा ब्यूरो के प्रतिनिधि के तौर पर आपको ये संदेश दे रहा हूँ। अगर आप नहीं जाते हैं तो ये अकादमी के नियमों का उल्लंघन होगा और इसी तरह आपको भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। योगेश सिन्हा ठंडे स्वर में व्यंग्य करते हैं। हो सकता है कि वो मैथ्यू जेवियर को हरा ना पाए और वो देवीशेन से ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इस तरह वो अपना सारा गुस्सा इस घटिया शिक्षक पर ही उतार सकता है। रोहित सिंह, शिक्षक मत जाओ। कोमल कपूर की खूबसूरत भौहें सिकुड़ गईं। उसे शायद पता ना हो कि योगेश सिन्हा ने ऐसा करने के लिए क्या क्या तरकीबें सोची हैं, लेकिन जो भी हो, ये रोहित सिंह के लिए ही एक चाल है। जैसे ही वो मान जाता है और ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण में कोई समस्या आती है, ना सिर्फ उसका शिक्षण लाइसेंस रद्द हो जाएगा, बल्कि उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है। हालांकि उसकी बात पूरी होने से पहले ही रोहित सिंह हाथ के इशारे से उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है, ठीक है, मैं जाता हूँ। ये सच है कि सुमेर राठौर को पहले रोहित सिंह का शिष्य बनने पर गुस्सा आया था। हालांकि इस समय सुमेर राठौर उससे पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। अगर रोहित सिंह उसे किसी ऊंची इमारत से कूदकर गति तकनीक का अभ्यास करने के लिए भी कहें, तो भी वो बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाएगा। इतने भरोसे के साथ उसे ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण से क्या डरना है? इस आदमी को इतना भरोसा है, देखते हैं आखिर में शर्मिंदा कौन होगा। अगर तुम जाने की हिम्मत नहीं करोगे तो मैं अकादमी में सुरक्षा ब्यूरो को सूचित करूंगा और उन्हें तुम्हें ले जाने के लिए कहूंगा। यह सोचकर कि रोहित सिंह इसके लिए तैयार नहीं होंगे, योगेश सिन्हा सही मायने में चिल्लाते रहते हैं। जब स्थिति उनके सामने आती है, तुमने क्या कहा? तुम जाओगे? रोहित सिंह कोई जवाब नहीं देते। एक हल्की सी मुस्कान के साथ वो मुड़कर कक्षा के प्रवेश द्वार की ओर चलते हैं। सुमेर राठौर, मेरे साथ आओ। हाँ, ये दूसरे पक्ष से इतने सहयोग की उम्मीद न करते हुए योगेश सिन्हा के आत्मविश्वास से भरे चेहरे पर झिझक के निशान दिखाई देते हैं। योगेश, युवा गुरु, चिंता न करें। ये सुमेर राठौर एक छात्र है जिसे मैं विशेष रूप से लाया हूँ। मुझे विश्वास है कि वो मेरा छात्र बनना चाहता है, मनोज कुमार दबी हुई आवाज में कहते हैं। ठीक है। उनकी गारंटी सुनकर योगेश सिन्हा सिर हिलाते हैं और तेज कदमों से आगे बढ़ते हैं। चलो, तुम। उस युवक को इतनी लापरवाही से सहमत होते देखकर कोमल कपूर चिंतित हो जाती है। प्रबुद्धता परीक्षण विवादों को सुलझाने का एक तरीका है जब दो शिक्षक आपस में झगड़ते हैं लेकिन फिर भी मामले को सुलझाने में असमर्थ होते हैं। जैसे ही मुकदमा शुरू होगा, जिस पक्ष पर धोखाधड़ी का आरोप साबित होगा, उसे सख्त सजा मिलेगी। ऐसी बात इतनी आसानी से कैसे मान ली जाए? चाहे जो भी हो, उसे इसे दबाने की कोशिश करनी चाहिए और आदर्श रूप से इसे शांति से सुलझा लेना चाहिए, वरना वो बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। कोई खास बात नहीं। ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष उसके लिए चिंतित है, रोहित सिंह हल्के से मुस्कुराता है। बिना कुछ बताए वो अपना पैर उठाकर योगेश सिन्हा के पीछे अकादमी के एनलाइटनमेंट विल टावर की ओर चल पड़ता है। ये बंदा, ये देखकर कि वो युवक उसकी सलाह को कैसे हल्के में लेता है, कोमल कपूर क्रोधित और चिंतित हो जाती है। एक सुंदरी होने के नाते दूसरे हमेशा उसकी बातें खुशी खुशी मान लेते, फिर भी ये बंदा ना सिर्फ उसकी सलाह को नज़रअंदाज करता है, बल्कि उसी की ओर बढ़ता है जिसके बारे में वो उसे चेतावनी दे रही है। क्या ये मौत को दावत नहीं देना? ये जानना जरूरी है कि योगेश सिन्हा के दादा शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख हैं। अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो उसने जरूर उसके खिलाफ पहले से ही कोई जाल बिछा रखा होगा। अपनी मर्जी से मुसीबत में कूदना, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुम इसके लायक ही थे। कोमल कपूर गुस्से से अपना पैर पटकती है। हालांकि थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद फिर भी वो जल्दी से उन सबके साथ हो लेती है। रोहित सिंह के प्रति उसे बस जिज्ञासा होती है, प्यार का कोई सवाल नहीं है। हालांकि योगेश सिन्हा के खिलाफ जाने की वजह वही है, चाहे जो भी हो वो यूं ही किनारे पर नहीं खड़ी रह सकती। एल्डर दुबे, जियांग, ऊंचे एनलाइटनमेंट विल टावर में। एल्डर दुबे, इस बार मैं आपके निर्भर रहूंगा। एल्डर सिन्हा चेन अपने बगल में बैठे बुजुर्ग की ओर देखते हैं। शिक्षक संघ के एक बुजुर्ग मो जियांग। एल्डर सिन्हा, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, आखिरकार हम तो पहले से ही पुराने दोस्त हैं। एल्डर दुबे जियांग 50 के आसपास के हैं और उनके चेहरे पर हल्की सी धूसर दाढ़ी देखी जा सकती है। चिंता ना करो, अगर ये शिक्षक सचमुच जोर जबरदस्ती करता है और दूसरों को अपना शिष्य बनने के लिए मजबूर करता है, तो मैं जरूर इसकी संघ में शिकायत करूंगा और उसका शिक्षण लाइसेंस रद्द करवा दूंगा। हाय, ये मेरी तरफ से लापरवाही है।
एल्डर सिन्हा चेन अपना सिर हिलाते हैं। एक करुणा भरे स्वर में वे विलाप करते हैं कि जब इस शिक्षक को शिक्षक योग्यता परीक्षण में 0 अंक मिले थे तो मैंने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने कोई छात्र भर्ती नहीं किया तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। शायद दबाव के कारण उसने ऐसा तरीका अपनाया। ये सब मेरी गलती है, वे आह भरते हैं। एल्डर सिन्हा, आपको खुद को दोष नहीं देना चाहिए। आपने तो अपनी दयालुता के कारण उसे एक और मौका दिया। फिर भी इस आदमी में कृतज्ञता का भाव नहीं है और इसके बजाय वो ऐसे घृणित कार्यों करने का विकल्प चुनता है। वो वास्तव में बेशर्म और नीच है। एल्डर दुबे का चेहरा गहरा हो जाता है और उनकी आभा जोरदार हो जाती है। एक शिक्षक होने के नाते दूसरों का बेहतर पालन पोषण कैसे किया जाए, इस पर विचार करने के बजाय वे अपना समय ऐसी धूर्तता वाली चालों में बिताते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि उन्हें ऐसी चालें चलने की हिम्मत किसने दी। अगर मनोज कुमार शिक्षक ने इस घटना की रिपोर्ट करने में इतनी नेक नियति न दिखाई होती कि उनके छात्र पर उस शिक्षक ने दबाव डाला है, यहाँ तक कि इस समस्या के समाधान के लिए ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण के लिए आवेदन करने तक की बात न कही होती, तो मैं अभी भी इन सभी घटनाओं से अनजान होता। दोनों हाथ पीठ के पीछे करके एल्डर सिन्हा चेन लगातार अपना सिर हिला रहे हैं। उनकी चिंतनशील आंखें खाली आकाश की ओर हैं, मानो उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी लापरवाही की हो। अगर रोहित सिंह यहाँ होते तो उन्हें जरूर हैरानी होती। इस बंदे की शांत रहने की क्षमता उनसे कहीं ज्यादा है। हालांकि ज्ञानोदय इच्छा परीक्षण शिक्षकों के बीच सामंजस्य और सौहार्द को चोट पहुंचाता है, फिर भी अगर ये उन जहरीले लोगों को बाहर निकाल देता है तो ये सार्थक है। खुद को ज्यादा दोष मत दो। उनके हावभाव देखकर एल्डर दुबे जियांग मन ही मन प्रभावित हुए। अक्सर एक छात्र जिसे कई शिक्षक एक ही समय पर पसंद करते हैं, अकादमी में आ जाता। ऐसे समय में सभी लोग निजी तौर पर मामले को सुलझाने की कोशिश करते। इस तरह न केवल सहकर्मियों के बीच भाईचारा कम होता है, बल्कि संस्थान में व्यवस्था भी बनी रहती है। जब समस्या वास्तव में निजी तौर पर सुलझाई नहीं जा सकती, तभी वे इसे हल करने के लिए इस तरह के तरीके का इस्तेमाल करते हैं। ज्ञानोदय इच्छा परीक्षण, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, छात्र के हृदय की परीक्षा है, जो उसे अपनी सच्ची इच्छा के आधार पर चुनाव करने की अनुमति देता है। हालांकि इसका मतलब है कि प्रतिस्पर्धी शिक्षकों के बीच संबंध पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण हो जाएंगे, जिससे शिक्षकों के बीच सौहार्दपूर्ण भावना आहत होगी। यही कारण है कि बुद्धा अकादमी की स्थापना के बाद से 1 सदी में केवल 10 से कुछ ज्यादा आवेदन आए हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने भी ऐसी घटना घटेगी। चिंतन का नाटक करने के बाद एल्डर सिन्हा चेन ये देखकर मन ही मन हंसते हैं कि उन्होंने दूसरे पक्ष का गुस्सा भड़का दिया है। वे हाथ से इशारा करते हैं और आदेश देते हैं, उन्हें अंदर आने दो। या जैसे ही उनके शब्द सुनते हैं, भारी दरवाजे धीरे से खुल जाते हैं और रोहित सिंह, मनोज कुमार, योगेश सिन्हा, कोमल कपूर और सुमेर राठौर अंदर आते हैं। मनोज कुमार शिक्षक, क्या आपने ही ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण के लिए आवेदन किया है? जैसे ही सभी उनके कदमों में रुक जाते हैं, एल्डर सिन्हा चेन भौहें चढ़ाकर पूछते हैं, मैं एल्डर से मेरी शिकायत दूर करने की विनती करता हूँ। मनोज कुमार जोर से रोते हैं, इस रोहित सिंह ने मेरे छात्र सुमेर राठौर, जो पहले ही मुझे अपना शिक्षक मान चुका है, पर दबाव डाला है। इस प्रकार शिक्षकों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए मैंने सुमेर राठौर को न्याय दिलाने के लिए विशेष रूप से ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण के लिए आवेदन किया है। साथ ही मुझे आशा है कि अकादमी इस बेशर्मा को दंडित कर सकेगी। न्याय दिलाओ। सुमेर राठौर इस बात से बेखबर है कि क्या हो रहा था, क्योंकि उसे बस यहाँ समूह का अनुसरण करने का आदेश दिया गया था। दूसरे पक्ष की बातें सुनकर वह अंततः समझ जाता है कि मनोज कुमार अपने उपकारकर्ता को निपटने के लिए उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वह जल्दी से रोहित सिंह की ओर देखता है। गुरुजी, अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह रोहित शिक्षक के चेहरे पर घबराहट देखता है, जो कुछ क्षण पहले कक्षा में शांत और दृढ़ थे। गुस्से से वह कहता है, मनोज टीचर, आप बकवास कर रहे हैं। सुमेर राठौर मेरा छात्र बनने को तैयार है। मैंने उसे कभी मजबूर नहीं किया। उसकी आवाज में अविश्वास और घबराहट के भाव है, मानो उसका झूठ उजागर हो गया हो। हाय, अपनी आंखों पर यकीन नहीं करते हुए सुमेर राठौर पल के झपकाता है। 2 पाठों के बाद वह रोहित सिंह से पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, यहाँ तक कि उसे सर्वशक्तिमान समझने लगा है। उसे लगता है कि उसका छात्र बनना 2 शिक्षकों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का नतीजा है और इसे आसानी से समझाया जा सकता है। अचानक ये स्थिति कैसे पैदा हो गई? रोहित सिंह की आंखें डर से भर गई हैं और उसका शरीर हल्का कांप रहा है, मानो उसे किसी और के साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। सुमेर राठौर स्थिति को समझ नहीं पा रहा है। रोहित के शिक्षक के दिमाग की कौन सी नस उसे ऐसा व्यवहार करने पर मजबूर कर रही है? गुरुजी, सुमेर राठौर ने देखा, लेकिन इससे पहले कि वह अपने मन में उठ रहे संदेहों को व्यक्त कर पाता, उसने रोहित सिंह को पलटकर बड़बड़ाते हुए देखा। सुमेर राठौर, तुम ठीक से समझाओ, मैंने तुम्हें मजबूर किया था या नहीं? ऐसा कहते हुए उसने चुपके से अपनी आंखें झपकाईं। नहीं, सुमेर राठौर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। चाहे वह कितना भी मंदबुद्धि क्यों न हो, यह साफ दिख रहा था कि रोहित सिंह एक को दूसरे पर
रौब डालने की कोशिश कर रहा है। जब तक वह उसका साथ देगा यह चलता रहेगा। दोनों को ही पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन दूसरों की नज़रों में ऐसा लग रहा था जैसे रोहित सिंह सुमेर को उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ कहने की धमकी दे रहा हो, वरना सुमेर सिंह इतनी हिचकिचाहट से जवाब क्यों देता। जैसी कि उम्मीद थी, यह नज़ारा देखकर बुजुर्ग दुबे का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। तुम रोहित सिंह ही हो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अगर तुम आज्ञाकारी होकर इस सुमेर राठौर की शिक्षा कर रद्द कर दो और उसे एक बार फिर से मनोज शिक्षक के संरक्षण में आने दो, तो मैं ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण को आगे न बढ़ाने का विकल्प चुन सकता हूँ। पाठ रद्द करो। रोहित सिंह अपना सिर खुजाते हैं। सुमेर राठौर ने अपनी मर्जी से मुझे अपना गुरु स्वीकार किया है, अगर मैं उन्हें दूर कर दूं तो ये उनके साथ अन्याय होगा। अनुचित। अपनी मर्जी से? बड़े दुबे के होंठ फड़कते हैं। तुम्हें ये शब्द कहते हुए शर्म नहीं आती? तुम तो बस एक शिक्षक हो जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए हैं। तुम्हारे पाठों को दूर करने में उसे कितनी खुशी होगी, फिर भी तुम अन्याय की बात करते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ से आया? जैसे ही वह बोलना शुरू करने वाला होता है, उसे मनोज कुमार और योगेश सिन्हा एक साथ चिल्लाते हुए सुनाई देते हैं, बड़े दुबे यह नहीं चलेगा। क्यों? ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण बहुत ही परेशानी भरा होता है। जैसे ही यह शुरू होता है, किसी न किसी को सजा मिलनी ही होती है, वरना अगर सब इसी प्रक्रिया का पालन करते रहे तो अकादमी खर्च वहन नहीं कर पाएगी। शुरुआत में एल्डर दुबे इस मामले को शांतिपूर्वक निपटाने की कोशिश करते हैं। दोनों की रुकावट सुनकर वह पलटकर उनकी तरफ देखते हैं। एल्डर दुबे, मनोज शिक्षक पहले ही ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण के लिए आवेदन कर चुके हैं और अकादमी इसके लिए पहले ही सहमत हो चुकी है। अगर यह इस समय अचानक बंद हो जाता है तो क्या इसका मतलब नहीं है कि अकादमी के नियमों को हल्के में लिया जा रहा है? यह कैसा मजाक है? रोहित सिंह को चट्टान से नीचे धकेलने के लिए यह स्थिति पैदा करना उनके लिए आसान नहीं था। अगर वे शांतिपूर्वक निपट लेते तो क्या इसका मतलब नहीं था कि उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती? बिल्कुल एल्डर दुबे, मैं भी छात्र की बात सोच रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो अपने दिल की सुनेगा और अपने पसंदीदा शिक्षक को चुनेगा, बजाय इसके कि उसे कोई चुनाव करने के लिए मजबूर किया जाए। मनोज कुमार जल्दी से कहते हैं। उनके शब्द नेक और भावुक हैं। अगर कल योगेश सिन्हा के थप्पड़ से लाल लाल हथेली का निशान न होता तो वो निश्चित रूप से बहुतों को प्रभावित कर पाते। ठीक है। दोनों की बातें सुनकर एल्डर दुबे सिर हिलाते हैं और अब प्रक्रिया में देरी नहीं करते हैं। चूंकि आप सभी ने ज्ञानोदय इच्छा परीक्षण चुना है, तो स्वाभाविक रूप से मुझे पहले नियमों को स्पष्ट रूप से बताना होगा। परीक्षण पूरा होने के बाद परीक्षार्थी सुमेर राठौर, जिसे भी अपना शिक्षक मानेंगे, वही इस परीक्षण में विजयी होगा। बेशक जो हारेगा उसे दंडित किया जाएगा, इसलिए आइए पहले दंड को स्पष्ट कर लें। इस समय शांत एल्डर सिन्हा चेन आसपास का जायजा लेते हुए कहते हैं, इस बार मनोज कुमार अध्यापक ने सबसे कड़ी सजा चुनी है, यानी मुकदमे के अंत में हारने वाले पक्ष को अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। रोहित सिंह, क्या आपको इसमें कोई आपत्ति है? ये सुनकर कि ये सबसे कड़ी सजा है, रोहित सिंह अविश्वास से देखते हैं। गंभीर चेहरे के साथ वो कहते हैं, मेरे और मनोज अध्यापक के बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं है कि उसे निकाल दिया जाए। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अरे! ये शब्द सुनकर एल्डर सिन्हा चेन और बाकी लोग ठिठक जाते हैं। वे रोहित सिंह को ऐसे घूरते हैं मानो किसी बेवकूफ को देख रहे हों। क्या इस बंदे के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? तुम्हें ही निकाला जाएगा, ठीक है? आपकी राय चाहे जो भी हो, आपको ज्ञानोदय वसीयत मुकदमे में शामिल होने के लिए राजी होना ही होगा। अब पीछे मुड़ने में बहुत देर हो चुकी है। ये सोचकर कि रोहित सिंह मुकदमे को खारिज करने के लिए बकवास कर रहा है, मनोज कुमार ठंडे स्वर में उपहास करता है। मैं सचमुच ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। मुझे अब भी लगता है कि तुरंत निष्कासन बहुत सख्त है। तो ऐसा क्यों ना हो? रोहित सिंह एक पल के लिए हिचकी जाते हैं, फिर कहते हैं, क्यों ना हम निष्कासन के साथ ही उसे हटा दें? हम उसके शिक्षण लाइसेंस के उस हिस्से को छीन लेंगे जो छूट गया है। फिर 100 और ईश्वर हत्या के कोड़े लगाएंगे। शिक्षण लाइसेंस छीन लेंगे? 100 ईश्वर हत्या के कोड़े लगाएंगे? भीड़ एक साथ अपनी आंखें झपकती है और एक दूसरे को घूरती है। उनमें से हर एक को ऐसा लग रहा है जैसे वो पागल हो रहा है। ऐसा लगता है कि हारने वाला पक्ष अपनी स्थिति बनाए रखने में कामयाब रहा है कि वो बेरोजगार न हो जाए। हालांकि वास्तव में ये सीधे निष्कासन से कहीं ज्यादा कठोर है। क्या आपको यकीन है कि आपने गलत नहीं कहा? अगर किसी को स्कूल से निकाल दिया जाता है तो कम से कम वो शिक्षक तो रहेगा ही। बुद्ध अकेडमी में ना भी हो तो भी वो दूसरी अकेडमियों में पढ़ा सकता है। दूसरी ओर अगर किसी का शिक्षण लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो इसका मतलब होगा उसकी पहचान खो देना। वो चाहे जहां भी जाएं, ये उनके इतिहास पर एक दाग बनकर रह जाएगा और उन्हें दूसरों के मजाक का शिकार होना पड़ेगा। यही वजह है कि एल्डर सिन्हा चेन ने शिक्षक संघ से एल्डर दुबे को यहां बुलाया। आखिरकार बुद्ध अकेडमी में शिक्षा विभाग के प्रमुख होने के बावजूद उनके पास किसी शिक्षक का शिक्षण लाइसेंस छीनने की योग्यता नहीं है। बस उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी,
इससे पहले कि वो इस बारे में बात कर पाते, इस आदमी ने ये बात उठा दी। इसके अलावा इसमें 100 गॉड स्लेइंग कोड़े भी जोड़ दें। गॉड स्लेइंग कोड़े एक अनोखी वस्तु है जिसे खास तौर पर कल्कि साम्राज्य में बनाया गया है। इससे मार खाने पर इंसान का शरीर फट जाएगा और उसे असहनीय दर्द होगा, फिर भी ये उसके दिल को चोट नहीं पहुंचाता। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सजा पूरी होने तक वो शायद आधा मर चुका होगा। क्या आपको सजा कुछ ज्यादा ही कठोर लग रही है, या आपको लगता है कि आप उतनी जल्दी नहीं मर रहे हैं? सब उस युवक को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो कोई बेवकूफ हो। रोहित सिंह टीचर, आप? पीछे से कोमल कपूर टीचर बड़ी मुश्किल से बेहोश होने से बची। क्या आप वाकई ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये योगेश सिन्हा और मनोज कुमार ने आपके लिए खास तौर पर बिछाया हुआ जाल है? उनका मकसद आपको इसमें कूदना है। शुरुआत में स्कूल से निकाला जाना पहले से ही काफी कठोर था, फिर भी ना सिर्फ आप इसे कम करने की कोशिश करते हैं, बल्कि दांव को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। क्या तुम सचमुच पागल हो गए हो? किसी और को दोष मत दो क्योंकि तुम मौत को दावत दे रहे हो। मनोज कुमार ठंडे स्वर में बड़बड़ाते हुए भीड़ के बीच खड़े योगेश चेन की ओर देखते हैं। बड़े सिन्हा, मैं रोहित शिक्षक के सुझाव से सहमत हूं। मुझे उम्मीद है कि अकेडमी हमारी बात मान लेगी। उन्हें इतनी सहजता से स्वीकार करते देखकर सुमेर राठौर अपने माथे पर थपथपाते हैं और हमदर्दी भरी नजरों से उन्हें देखते हैं। रोहित शिक्षक वाकई दुष्ट है। वो पहले दूसरे पक्ष के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए दोषबोध का नाटक करता है, फिर इस स्थिति का फायदा उठाकर दांव बढ़ा देता है। बहुत संभव है कि मनोज कुमार शिक्षक को मौत के घाट उतारने के बाद भी पता ही न चले कि क्या हो रहा है। ये भाग्य की बात है कि वो मेरे शिक्षक बन गए, वरना मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। ये याद करते हुए कि वो कैसे लगभग इस मनोज शिक्षक के शिष्य बनने वाले थे, सुमेर राठौर सिहर जाते हैं और पीछे की ओर सिमट जाते हैं। ठीक है, चूंकि दोनों पक्ष दांव पर सहमत हो गए हैं, तो चलिए प्रक्रिया शुरू करते हैं। एल्डर सिन्हा केन ने सिर हिलाया। लगभग एक एक तरबूज के आकार के 2 क्रिस्टल बॉल आगे लाए गए और एक पत्थर के चबूतरे पर रखे गए। पूरी तरह से पारदर्शी ये गर्म रोशनी बिखेर रहे हैं। ये विल इंक्विजिशन स्टोन से बने क्रिस्टल बॉल हैं। रोहित सिंह और मनोज कुमार, आप दोनों इनमें से एक पर ताज़ा खून की एक एक बूंद टपकाएंगे। इसके बाद सुमेर राठौर इन्हें छुएंगे और क्रिस्टल बॉल उनके मन में उनके सच्चे विचारों को ट्रस्ट लेवल के रूप में प्रतिबिंबित करेंगे। जिसका ट्रस्ट लेवल ज्यादा होगा वही शिक्षक विजयी होगा। क्या कोई और सवाल है? एल्डर सिन्हा चेन ने पूछा। बिल्कुल नहीं। रोहित सिंह और मनोज कुमार ने सिर हिलाया। एनलाइटनमेंट विल ट्रायल वास्तव में एक सरल प्रक्रिया है। इसमें केवल छात्र की अंतर्निहित दुनिया में झांकने के लिए विल इंक्विजिशन स्टोन का उपयोग करना शामिल है। छात्र जिस शिक्षक पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही शिक्षक जीतता है। नियम भले ही सरल हों, लेकिन विल इंक्विजिशन स्टोन एक महंगी वस्तु है, और ये भी कि ये एक असाधारण रूप से दुर्लभ उत्पाद है। इसके अलावा ये एक बार इस्तेमाल करने योग्य उपभोग्य वस्तु है, इसलिए आवश्यकता न होने पर अकेडमी ऐसे साधनों का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक व्यय की बात करें तो आमतौर पर हारने वाले पक्ष द्वारा इसकी भरपाई की जाती है। मनोज कुमार और बाकियों की नज़र में रोहित सिंह बस एक निकम्मा कूड़ा है जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए हैं। शीर्ष 100 में शामिल छात्र सुमेर राठौर के लिए स्वेच्छा से उनका शिष्य बनना कैसे संभव हो सकता है? मुकदमा शुरू होते ही उसकी हार तय है। तब तक न केवल उसे अकादमी से शर्मनाक तरीके से निकाल दिया जाएगा, बल्कि वो दिवालिया भी हो जाएगा और उसकी प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल जाएगी। सचमुच एक तीर से 3 निशाने। चलो शुरू करते हैं। ये देखकर कि दोनों को कोई आपत्ति नहीं है, एल्डर सिन्हा चैन हाथ से इशारा करते हैं। रोहित सिंह और मनोज कुमार एक एक क्रिस्टल बॉल के पास जाते हैं और अपने ताज़ा खून की एक एक बूंद क्रिस्टल बॉल पर टपकाते हैं। एक गरम चमक फैलती है और उनके चेहरे विल इंक्विजिशन क्रिस्टल बॉल्स में प्रतिबिंबित होते हैं। जाओ, एल्डर सिन्हा चैन कहते हैं। सुमेर राठौर आगे बढ़ते हैं और अपना बायां और दायां हाथ एक एक क्रिस्टल बॉल पर रखते हैं। हु वैंग, क्रिस्टल बॉल तुरंत चमक उठते हैं और उनकी चमक उनके पूरे शरीर को ढक लेती है। इच्छा जांच पत्थर में सम्मोहन क्षमताएं होती हैं। जैसे ही कोई इसके संपर्क में आता है वो एक मायावी क्षेत्र में उतर जाता है। वहाँ किए गए सभी कार्य उसकी सच्ची इच्छा का परिणाम होंगे और कोई भी बाहरी कारक उसकी इच्छा को प्रभावित नहीं कर पाएगा। अगर किसी को सचमुच शिष्य बनने के लिए मजबूर किया जाए तो न केवल वो अपने गुरु पर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि उसके प्रति घृणा की भावना भी रख सकता है। इस प्रकार ज्ञानोदय इच्छा परीक्षण ये पता लगाने का सबसे सीधा और सटीक तरीका है कि कोई छात्र वास्तव में किसी गुरु को स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं। सुमेर राठौर को देखते हुए, जो पहले ही अपनी आंखें बंद कर चुके थे और मायावी क्षेत्र में उतल चुके थे, एल्डर दुबे जियांग धीरे से कहते हैं।
वास्तव में विश्वास का स्तर एक व्यक्ति के दूसरे पर विश्वास के स्तर को दर्शाता है और इसकी अधिकतम सीमा 100 अंक होती है। प्रत्येक 10 अंक एक सीमा रेखा है और 0 अंक का अर्थ है पूर्ण विश्वास की कमी। 10 अंक का अर्थ है थोड़ा विश्वास, 20 का अर्थ है औसत विश्वास। एक शिक्षक और छात्र के बीच का रिश्ता लगभग 30 अंकों का होता है। कहा जाता है कि जितने अधिक अद्भुत शिक्षक होते हैं वे छात्र के विश्वास को 50 तक पहुंचा सकते हैं। ये एक अत्यंत भयावह परिणाम माना जाता है और पूरे कल्कि साम्राज्य को देखते हुए भी ऐसे परिणाम अत्यंत दुर्लभ हैं। आखिरकार एक बच्चे का अपने माता पिता पर विश्वास केवल 60 या उसके आसपास ही होता है। एल्डर सिन्हा चैन अपनी दाढ़ी सहलाते हुए आगे बढ़ते हैं। दोनों के बीच की बातचीत वास्तव में दूसरों को ज्ञानोदय इच्छा परीक्षण के पीछे की अवधारणाओं के बारे में बता रही है। मनुष्य विचारशील प्राणी है और उनमें से प्रत्येक के अपने विचार होते हैं। एक का दूसरे पर विश्वास पाना इतना आसान काम नहीं है। दूसरों की तो बात छोड़िए, यहाँ तक कि किसी के माता पिता भी जो बचपन से ही उसके साथ रहे हैं विश्वास के 100 अंक तक नहीं पहुँच पाते। कहने की जरूरत नहीं, एक शिक्षक केवल लंबे समय तक वार्तालाप के माध्यम से ही किसी का दूसरे पर विश्वास धीरे धीरे बढ़ सकता है। फिर भी स्कूल शुरू हुए मुश्किल से 2 दिन ही हुए हैं। इसके अलावा रोहित सिंह की बदनाम छवि को देखते हुए वो अपने किसी भी छात्र में विश्वास कैसे जगा सकते हैं, ये बात सीधे सीधे सोचने पर भी साफ दिखाई देती है। ठीक है एल्डर दुबे, मैंने सुना है कि मास्टर शिक्षक बनने के लिए एक जरूरी शर्त छात्र का विश्वास स्तर है। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये सच है? शिक्षकों को निम्न स्तरीय, मध्यम स्तरीय और उच्च स्तरीय में विभाजित किया जा सकता है। रोहित सिंह सबसे निचली श्रेणी निम्न स्तरीय से आते हैं, जबकि कोमल कपूर और योगेश सिन्हा पहले ही उच्च स्तरीय की रैंकिंग प्राप्त कर चुके हैं। ज्यादातर लोगों का सफर एक उच्च स्तरीय शिक्षक के रूप में ही समाप्त होता है। बुद्धि अकादमी के 2 प्रसिद्ध शिक्षक राम प्रकाश और सौरभ शर्मा भी इसी स्तर पर हैं। गुरु शिक्षक उच्च स्तरीय शिक्षकों से एक स्तर ऊपर होते हैं। गुरु शिक्षक केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए ही प्रसिद्ध नहीं होते, बल्कि साधना में उनकी अपनी यूनिक अंतर्दृष्टि होती है। ऐसे व्यक्ति के संरक्षण में ही व्यक्ति अधिक शक्तिशाली बन सकता है, जिससे वो अंततः किसी क्षेत्र का वीर पुरुष बन सकता है। सम्राट अशोक कपूर ना तो रानी के पुत्र थे और ना ही ज्येष्ठ पुत्र। तर्क के अनुसार उन्हें राजगद्दी मिलना असंभव है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि उनकी युवावस्था में उन्होंने कभी कुछ दिनों के लिए एक गुरु के अधीन अध्ययन किया था, जिससे उनकी शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और वे युवा पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली बन गए। अंततः वे राजपरिवार के सर्वोच्च विशेषज्ञ भी बन गए और इस प्रकार देश की महानता को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें राजगद्दी प्राप्त करने का आधार मिला। एक गुरु शिक्षक के अधीन अध्ययन करना अनगिनत लोगों का सपना होता है। शिक्षकों को ऊपरी 9 मार्गों में से केवल एक निम्नतर व्यवसायी ही माना जा सकता है। हालांकि यदि कोई गुरु शिक्षक बनना चाहता है तो ऊपरी 9 मार्गों के असंख्य व्यवसायों में से भी वो निसंदेह और निर्विवाद रूप से प्रथम व्यवसाय का सदस्य होगा। यह इसलिए विशेष रूप से है क्योंकि इस व्यवसाय में लोगों को एकजुट करने की अद्भुत क्षमता है। यहाँ तक कि लोकप्रिय व्यवसाय जैसे कि औषधालय, लोहार और शिल्प कला भी प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है। दुनिया भर में शिक्षकों के अनगिनत शिष्य होते हैं। गुरु शिक्षक के लिए ये और भी सत्य है। बहुत संभव है कि कोई भी विशेषज्ञ जिसे आप देखते या सुनते हैं उसका शिष्य बन जाए। जैसे ही कुछ घटित होता है, बहुत से लोग उनकी पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि अधिकारी भी उनका अपमान करने की हिम्मत नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि एक बार किसी महान राज्य के एक सम्राट ने एक गुरु शिक्षक का अपमान किया था। एक ही आवाहन पर लड़ाकू 8 डान जोंगशे क्षेत्र के दर्जनों विशेषज्ञ उमड़ पड़े और एक दिन से भी कम समय में पूरा राज्य नष्ट हो गया। राजपरिवार पूरी तरह से नष्ट हो गया। उनके वंश का एक भी वंशज शेष नहीं रहा। यही कारण है कि साधकों के बीच ये एक सर्वविदित तथ्य है कि कोई किसी का भी अपमान कर सकता है, बस एक गुरु शिक्षक को नहीं। कौन जाने उसके कितने शिष्य होंगे, कौन जाने उनमें से कितने विशेषज्ञ होंगे। उन्हें अपमान करना तो भंवरे के छत्ते में खलल डालने के बराबर है। अगर कोई मरता भी नहीं है तो भी वो अपंग हो जाएगा। बेशक गुरु शिक्षक की उपाधि इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। इसके लिए कई शर्तें और पूर्व शर्तें हैं और किसी शिष्य का शीघ्र विश्वास अर्जित करना उनमें से एक है। वास्तव में गुरु शिक्षक बनने की एक शर्त यह है कि किसी शिष्य का उस पर विश्वास 60 से ऊपर हो। ये एक मानक पूर्व शर्त है, अन्यथा वे योग्य नहीं होंगे। एल्डर दुबे जियांग सिर हिलाते हैं। 60? एल्डर सिन्हा चैन आश्चर्य किए बिना नहीं रह सकते। विश्वास का ये स्तर छात्रों के दिल में उनके माता पिता के स्थान के बराबर है।
जीवन भर साथ रहने के बावजूद माता पिता और बच्चों के बीच विश्वास का स्तर केवल 60 है। स्पष्ट है कि एक शिक्षक और छात्र के बीच के रिश्ते का इस स्तर तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि कल की साम्राज्य में एक भी गुरु शिक्षक नहीं है। पूर्व शर्तें बहुत कठिन है। यदि आपके अकादमी के राम प्रकाश और सौरभ शर्मा 30 साल या उसके आसपास इसी स्तर को बनाए रखते हैं तो उनके सहयोगी गुरु शिक्षक बनने की संभावना है। एल्डर डुबे अपनी दाढ़ी सहलाते हैं। गुरु शिक्षक को सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी वे अपने सहायकों को काम सौंप देते हैं ताकि वे उनकी मदद कर सकें। एक सहयोगी गुरु शिक्षक की भूमिका एक प्रशिक्षु की तरह होती है। अगर कोई गुरु शिक्षक बनना चाहता है तो उसे इसी रास्ते पर चलना होगा। सहयोगी गुरु शिक्षक? एल्डर सिन्हा चैन आश्चर्य से हाँफते हैं। उनका एसोसिएट मास्टर टीचर बन पाना रामप्रकाश और सौरभ शर्मा के आदर्शों को साफ दर्शाता है। मुझे आश्चर्य है कि जिन छात्रों का वे दोनों मार्गदर्शन कर रहे हैं उनका उन पर कितना भरोसा है। वो खुद को रोक नहीं पाए और पूछा। इन वर्षों में उन्होंने काफ़ी सकारात्मक प्रतिष्ठा अर्जित की है। जिन वरिष्ठ छात्रों का उन्होंने कई वर्षों तक मार्गदर्शन किया है उनकी प्रतिष्ठा 40 तक पहुंच जानी चाहिए। हालांकि इससे ज़्यादा प्रतिष्ठा पाना मुश्किल होगा। एल्डर डुगे अपना सिर हिलाते हैं। शिक्षक संघ के एक एल्डर होने के नाते उन्हें कई शिक्षकों के परिस्थितियों की जानकारी है। ये सच है। योगेश चैन अपना सिर हिलाते हैं। विश्वास अर्जित करना मुश्किल है, फिर भी ये बहुत आसानी से टूट जाता है। अक्सर ये एक छोटी सी घटना से ही टूट जाता है। अगर ऐसा ना होता तो मास्टर टीचर की इतनी ज़बरदस्त प्रतिष्ठा ना होती। मैंने सुना है कि हमारे शिक्षक संघ में एक प्रतिभावान युवती आई है। इस साल सिर्फ 18 या 19 साल की होने के बावजूद वो पहले ही एक निम्न स्तरीय एसोसिएट मास्टर शिक्षिका बन गई है। एक खबर याद आते ही एल्डर सिन्हा चैन खुद से पूछने से रोक नहीं पाते हैं। वो हमारे संघ नेता की बेटी है। वो वाकई एक प्रतिभा है। इस व्यक्ति का जिक्र आते ही एल्डर डुबे अपनी दाढ़ी सहलाते हैं और प्रशंसा में सिर हिलाते हैं। एसोसिएट मास्टर टीचर को निम्न स्तरीय, मध्यम स्तरीय और उच्च स्तरीय में भी विभाजित किया जा सकता है। 20 साल से कम उम्र की उनकी किसी भी टीम में शामिल होना एक बड़ी उपलब्धि है, भले ही वो केवल एक निम्न स्तरीय एसोसिएट मास्टर टीचर ही क्यों न हो। अविश्वसनीय। इस तथ्य की पुष्टि होने पर एल्डर सिन्हा चैन प्रशंसा में अपना सिर हिलाते हैं। वे बुद्ध अकेडमी के शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख भले ही हों, लेकिन वास्तव में वे केवल एक उच्च स्तरीय शिक्षक हैं। उनके पास निम्न स्तरीय एसोसिएट मास्टर टीचर बनने की योग्यता नहीं है। इसके बाद योगेश चैन इस विषय पर आगे कुछ नहीं कहते। इसके बजाय वे रोहित सिंह और मनोज कुमार की ओर देखते हुए कहते हैं, एल्डर डुबे, आपको क्या लगता है कि उन दोनों को कितना विश्वास मिलेगा? तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अभी चले जाओ, बुद्ध अकेडमी छोड़ दो और कभी वापस मत आना। उस युवक को ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण के नतीजों का इंतजार करते हुए मूर्खतापूर्वक खड़ा देखकर कोमल कपूर खुद को रोक नहीं पाती और दबी हुई आवाज में उसे ये शब्द कह देती हैं। उसकी नज़र में रोहित सिंह और योगेश सिन्हा बिल्कुल अलग दुनिया के दो लोग हैं। अगर वो ना होती तो दोनों का आपस में मिलना जुलना नामुमकिन था। ऐसी परिस्थिति उसकी वजह से ही पैदा हुई है। अगर रोहित सिंह को भगवान का वध करने वाले कोड़े से 100 बार पीटा जाए और उसका शिक्षण लाइसेंस रद्द कर दिया जाए तो उसे उसकी दुर्दशा पर ग्लानि होगी। तुम अभी जाना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। अपनी देवी को किसी और पुरुष के प्रति चिंता जताते देखकर योगेश सिन्हा दांत पीसते हुए ये शब्द कहते हैं, जब मैं इस हालत में पहुंच जाता हूं तब तुम्हें जरा भी चिंता नहीं होती, और फिर भी तुम उस आदमी की चिंता करते हो जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षण में 0 अंक प्राप्त किए हैं। धिक्कार है, धिक्कार है। उसका चेहरा जंगली हो जाता है और वो इतना गुस्से में है कि अब किसी भी पल फट सकता है। ठीक है, ज्ञानोदय वसीयत की परीक्षा शुरू हो चुकी है। तुम जाना चाहते हो? सपने देखते रहो। मनोज कुमार आगे बढ़ता है और उत्साही बर्बरता का चेहरा दिखाता है। नतीजे आने वाले हैं, तब तक तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे कर्म कितने मूर्खतापूर्ण थे। क्या तुम्हें इतना यकीन है कि तुम जीत हासिल करोगे? दूसरे पक्ष को इतना आश्वस्त देखकर मानो जीत का टिकट उसके हाथ में हो, रोहित सिंह अपना सिर हिलाते हैं और पूछते हैं, तो सच बताऊं, इस सुमेर राठौर को मैंने खास तौर पर यहाँ बुलाया था। मैं इसके साथ आधे महीने से रह रहा हूँ और हमारा विश्वास स्तर शायद 20 से ज़्यादा होना चाहिए। तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम 10 अंक तक पहुँच सकते हो? उसे ज़बरदस्ती मुझसे अपनी तरफ करने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारा स्कोर नेगेटिव होना बहुत मुमकिन है। 0 का मतलब है बिल्कुल भी विश्वास नहीं, नकारात्मक का मतलब है नाराज़गी। जितनी ज़्यादा नाराज़गी होगी, संख्या उतनी ही नेगेटिव होगी।
उसे अभी भी सुमेर राठौर की वो रुकी हुई और अनिच्छुक निगाहें साफ याद हैं जब उसे उससे दूर खींचा गया था। जिसने एक छात्र को पागल बना दिया हो वो इस घमंडी आदमी को अपनी बात मानने पर कैसे मजबूर कर सकता है। दोनों के बीच रिश्ते अभी भी ठंडे ही रहेंगे, तो सुमेर राठौर इस आदमी के प्रति नाराजगी कैसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुध अकेडमी कल की राज्य की नंबर 1 अकेडमी है। अगर कोई छात्र सचमुच अपने गुरु के प्रति 10 अंकों से भी कम विश्वास रखता है तो उसके गुरु शायद मजाक का पात्र बन जाएंगे और ये बात पूरे राज्य में फैल जाएगी। ओह, ये सही है, मैं भूल गया, क्योंकि तुम्हारी प्रतिष्ठा पहले से ही बहुत खराब है, इसीलिए तुम्हें मजाक का पात्र बनने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब उन दोनों को उसे नीचा दिखाते देख कोमल कपूर का गुस्सा भरा चेहरा गुलाबी हो जाता है। जैसे ही वो उनका खंडन करने वाली होती है, वह देखती है कि वो व्यक्ति रोहित सिंह उनके अपमान के प्रति अभी भी भावशून्य और शांत चेहरा बनाए हुए है, मानो उसे उनके मजाक से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। सच कहूं तो रोहित सिंह को इसकी कोई परवाह नहीं है। ये लोग अब जितना चाहें बोल सकते हैं, जब थोड़ी देर में नतीजे आएंगे तो उन्हें रोता हुआ देखना दिलचस्प होगा। वे दोनों एल्डर सिन्हा चैन की बातें सुनकर एल्डर डुबे एक पल के लिए हिचकिचाते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं। इस सुमेर राठौर की सिफारिश शिक्षक मनोज कुमार ने की थी, इसीलिए उनके प्रति उनका विश्वास थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। फिर भी मेरी राय में ये 18 या 19 के आसपास ही रहेगा। आखिरकार 20 एक बड़ी बाधा है जिसे पार करना है। जहां तक रोहित सिंह की बात है, अगर उन्होंने सचमुच सुमेर राठौर पर दबाव डाला है तो विश्वास का स्तर नकारात्मक होने की संभावना है। अगर विश्वास का स्तर नकारात्मक निकला तो बुध अकेडमी शर्मिंदा होगी। उस समय मैं एल्डर डुबे पर निर्भर रहूंगा। एल्डर सिन्हा चैन कहते हैं। स्वाभाविक रूप से एल्डर डुबे की आंखें चमकदार और कठोर हैं। शिक्षक संघ के एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते मैं ऐसे घटिया लोगों को अपने बीच में नहीं आने दूंगा। अगर ये नकारात्मक निकला तो इसमें कोई संदेह नहीं कि सुमेर राठौर को उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है। मैं इस घटना की शिकायत संघ तक करूंगा और रोहित सिंह का शिक्षण लाइसेंस रद्द करने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरे पक्ष का वादा सुनकर वरिष्ठ सिन्हा चैन मुस्कुरा उठते हैं। फिर उनकी आंखें चमक उठती हैं और वे आगे की ओर इशारा करते हैं। देखो, परिणाम आने वाले हैं। जैसे ही उनकी आवाज़ सुनाई देती है, कमरे के बीचों बीच से निकल रही 2 क्रिस्टल गेंदों की रोशनी मंद पड़ने लगती है और धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है। ज्ञानोदय इच्छा परीक्षण में शामिल व्यक्ति को अपने दिल की गहराइयों से कोई चुनाव करने से पहले सभी प्रकार के भ्रामक क्षेत्रों से गुजरना पड़ता है। इस क्षण प्रकाश के मंद होने का अर्थ है कि वो परीक्षण के लिए आवश्यक अनुभवों से पहले ही गुजर चुका है और परिणाम सामने आने वाले हैं। वैंग बाईं और क्रिस्टल बॉल पर संख्याएं धीरे धीरे उभर रही हैं। परिणाम आ गए हैं। दुर्भाग्य तुम्हारे साथ आने वाला है। क्रिस्टल बॉल पर संख्याओं को धीरे धीरे उभरता देखकर मनोज कुमार की उत्साहित आंखें चमक उठती हैं। इस बार वो न केवल सुमेर राठौर को वापस अपने संरक्षण में स्वीकार करने में सक्षम होगा, बल्कि रोहित सिंह को भी बाहर निकाल पाएगा और योगेश सिन्हा यंग मास्टर का अनुग्रह प्राप्त कर पाएगा। ऐसे समर्थन के स्तंभ के साथ क्या अकेडमी में उसका भविष्य सुचारू रूप से नहीं चलेगा? शायद कुछ ही वर्षों में वो उच्च स्तरीय शिक्षक बनने के लिए सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाएगा। जैसे ही वो अपने मन में चल रहे दृश्य को लेकर उत्साहित हो रहा होता है, क्रिस्टल बॉल में संख्याएं आखिरकार उभरना बंद हो जाती हैं और वे भीड़ के सामने प्रकट हो जाती हैं। मुझ पर उसका विश्वास निश्चित रूप से 20 से अधिक होगा। दहाड़ते हुए मनोज कुमार जल्दी से अपना ध्यान क्रिस्टल बॉल की ओर मोड़ता है। फिर भी एक नज़र पड़ते ही उसका उत्साह उसके गले में अटक जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे किसी बत्तख की गर्दन पकड़ ली गई हो। उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो जाती हैं कि वो ज़मीन पर गिरने ही वाली हैं। ये कैसे हो सकता है? उसके सामने जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो उसे पागलपन की कगार पर पहुंचा देते हैं। ये ऐसी बात है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। सुमेर राठौर एक छात्र है जिसे उसने खुद आमंत्रित किया था और तो और दोनों ने आधे महीने तक एक दूसरे के साथ रहे, जिससे उनके बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। वो उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है? क्रिस्टल बॉल पर बड़े बड़े अंक स्पष्ट और सुस्पष्ट हैं, मानो कोई लंबी तलवार उसके दिल में चुभ रही हो। 10। सुमेर राठौर का उस पर भरोसा सिर्फ 10 अंक है। 10 से कम का मतलब है भरोसे की कमी। 10 सीमा पर तो है, लेकिन उससे ज़्यादा दूर नहीं। अभी कुछ देर पहले ही तो उसने आत्ममुग्ध होकर शेखी बगारी थी कि विश्वास का स्तर कम से कम 20 तक होगा। यद्यपि नतीजा उसके मुंह पर करारा तमाचा है। क्या यही तुम्हारे विश्वास का आधार है? रोहित सिंह देखता है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ और लगभग वहीं बेहोश हो जाता हूँ। तुम्हें ढूंढने और यहाँ लाने के लिए
मैंने इतनी तकलीफ़ें झेली हैं, इतनी दूर तक सफ़र किया है और फिर हमने साथ में इतना समय भी बिताया है, फिर भी तुम्हारा भरोसा इतना कम कैसे हो सकता है? भाई, तुम्हें क्या हो गया है? सुमेर राठौर को देखकर मनोज कुमार के मन में आत्महत्या का ख्याल भी कौंध जाता है। भरोसा कहाँ है? इंसानों के बीच बुनियादी भरोसा कहाँ है? सिर्फ 10 अंक? ना केवल मनोज कुमार खुद को पागल सा महसूस कर रहे हैं, बल्कि एल्डर डुबे और एल्डर सिन्हा चेन भी अपनी आंखें झपकाए बिना नहीं रह पा रहे। इतने कम भरोसे के साथ ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण के लिए आवेदन करना। क्या मैं पूछ सकता हूँ, तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ से आया? अगर तुम किसी छात्र को किसी दूसरे शिक्षक के हाथों से छुड़ाना चाहते हो, तो कम से कम उस छात्र के दिल में तुम्हारी बेमिसाल जगह तो होनी चाहिए, वरना तुम सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। शुरू में हमने सोचा था कि तुम्हारे प्रति उसका भरोसा कम से कम 20 तक पहुंचना चाहिए। यद्यपि ये कोई बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, फिर भी स्वीकार्य सीमा के भीतर है। लेकिन अरे 10! क्या तुम यकीन से हमारे साथ मजाक कर रहे हो? एल्डर सिन्हा कैन का चेहरा काला पड़ जाता है। उनके मन में एक अशुभ संकेत उभरता है। किसी को किसी दैवीय प्रतिद्वंद्वी से नहीं, सिर्फ एक सूअर जैसे साथी से डर लगता है। साफ है कि सूअर जैसा साथी पहले ही प्रकट हो गया है। बगल में योगेश सिन्हा के मुंह के कोने फड़क रहे हैं और उसमें से सफ़ेद झाग लगभग छलकने वाला है। हमारे यहाँ आने से पहले तुमने गर्व से कहा था कि सुमेर राठौर एक बार फिर तुम्हारे संरक्षण में आने को ज़रूर तैयार होगा। इतने भरोसे के साथ तुमने कहा था संरक्षण, अपने दिमाग का संरक्षण। अरे तो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो ना? तो क्या हुआ अगर मुझ पर उसका भरोसा सिर्फ 10 का ही है? सुमेर राठौर का व्यक्तित्व शक्की है और वो आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करता। मुझ पर उसका भरोसा सिर्फ 10 का हो सकता है, लेकिन जब तक तुम उससे आगे नहीं बढ़ोगे तब तक मैं ही विजेता रहूंगा। एक क्षण बाद मनोज कुमार होश में आते हैं और रोहित सिंह पर चिल्लाते हैं। शक की प्रकृति? अगर सचमुच उसका व्यक्तित्व ऐसा है तो बात समझ में आती है। एल्डर दुबे सिर हिलाते हैं। इंसान एक दूसरे से अलग होते हैं। कुछ लोग जन्मजात भरोसेमंद होते हैं, जबकि कुछ जन्मजात शक्की होते हैं। चाहे किसी का उसके साथ कितना भी करीबी और मधुर रिश्ता क्यों ना हो, वो उन पर शक करने से खुद को नहीं रोक पाता। इसका कुछ संबंध उस परिस्थिति से है जिसमें वो पला बढ़ा है। अगर कोई साजिशों से भरी विश्वासघाती जगह में पैदा हुआ है, तो उसके साथ भरोसा कायम करना आसान नहीं होगा। उनके आंकलन के आधार पर सुमेर राठौर का मनोज कुमार पर लगभग 17 से 18 का भरोसा होना चाहिए। फिर भी नतीजा सिर्फ 10 ही निकलता है। अगर ये सच है कि पहले वाले का व्यक्तित्व ऐसा ही है, तो सब कुछ बिल्कुल सही बैठता है। बिल्कुल सही। जब तक उसका आप पर भरोसा 10 अंक से ज्यादा नहीं होता, तब तक पता नहीं चलता कि आखिर में कौन हंसेगा। योगेश सिन्हा की आंखें चमक उठती हैं और वो सिर हिलाते हैं। वो एक बार फिर मनोज कुमार पर भरोसा करने का फैसला करते हैं। मनोज शिक्षक भले ही एकेडमी में मशहूर ना हों और ना ही वो कोई स्टार शिक्षक हैं, हालांकि उनकी कई अच्छे रिव्यू हैं। रोहित सिंह के सामने ये एक स्वादिष्ट व्यंजन और गोबर के बीच के अंतर जैसा है, बिल्कुल बेमेल। अगर पहले वाले के सिर्फ 10 अंक हैं, तो दूसरे के नतीजे कहीं ज्यादा बुरे होंगे। इस समय भीड़ दूसरे क्रिस्टल बॉल को घूरती रहती है। अभी तक उस पर से रोशनी पूरी तरह से नहीं बुझी है और वो अभी भी प्रकाश की एक पतली परत में लिपटा हुआ है। परिणाम अभी तक क्यों नहीं आया? कोमल कपूर थोड़ा भौहें चढ़ाती हैं। विल इंक्विजिशन क्रिस्टल के परीक्षणों में अलग अलग मायावी क्षेत्र दिखाई देते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनमें से प्रत्येक के लिए लगने वाला समय भी अलग अलग होगा। कुछ का दूसरों से तेज होना सामान्य बात है। अपनी देवी की बातें सुनकर योगेश सिन्हा आगे बढ़ते हैं और ज्ञानी भाव से समझाते हैं। शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख के पोते होने के नाते वो अन्य अधिकांश शिक्षकों की तुलना में ज्ञानोदय विल ट्रायल के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। आमतौर पर उनके आकर्षक रूप और असाधारण आभा को देखते हुए इस तरह का शांत अभिनय काफ़ी चीखें निकाल सकता है। बस ये अफसोस है कि उनकी आंखों के आसपास के हिस्से काले पड़ गए हैं और उनका चेहरा लाल हो गया है। उनके होंठ मानो दो लटके हुए सॉसेज हों और वो घंटाघर वाले कुबड़े से ज़्यादा अलग नहीं है। दरअसल ऐसा लगता है जैसे तेज शब्द का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो अगर परीक्षा जल्दी पूरी हो जाए या धीरे हो जाए, तो क्या नतीजे बेहतर होंगे? उसके शांत रहने की कोशिश को नज़रअंदाज करते हुए कोमल कपूर पूछती रहती है। जाहिर है, जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा है। अगर परीक्षा जल्दी पूरी हो जाती है, तो ये दर्शाता है कि परीक्षा दे रहे छात्र को अपने शिक्षक पर दिल से इतना भरोसा है कि उसे उनके निर्देशों पर सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी ओर, अगर परीक्षा में लंबा समय लगता है, तो इसका मतलब है कि छात्र को अपने शिक्षक पर भरोसा नहीं है और बहुत मुमकिन है कि उसे नेगेटिव स्कोर मिले। अपने हाथ पीठ के पीछे करके योगेश सिन्हा हल्के से मुस्कुराते हैं। आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ वो कहता है, शैन गुरु, मेरा विश्वास कीजिए,
हो सकता है मैंने आत्मोदय इच्छा परीक्षण ना किया हो, लेकिन मैंने इसके बारे में कई किताबें पढ़ी हैं। रोहित सिंह गुरु द्वारा सुमेर राठौर को अपना गुरु मानने के लिए मजबूर करना उसके मन में उनके प्रति कुछ नाराजगी रखता है। उसके लिए नकारात्मक 10 या उसके आसपास अंक प्राप्त करना सामान्य बात होगी। जैसे ही वो गर्व से कोमल कपूर के लिए सिद्धांत के पीछे के कारण को तर्कसंगत ठहरा रहा था, उसे अपनी कमीज पर एक खिंचाव महसूस होता है जो उसे उस अंत के बारे में बताने से रोक देता है जिसकी उसे उम्मीद थी। आप क्या कर रहे हैं? योगेश सिन्हा नाराजगी से अपनी भौहें सिकोड़ लेता है। अपनी देवी के सामने प्रदर्शन करने का अवसर पाना उसके लिए कठिन था, फिर भी किसी को ऐसे असमय में उसे रोकना ही था। पीछे मुड़कर देखता है तो मनोज कुमार है। इस समय मनोज कुमार गुरु की आंखें भय से भरी हुई हैं और उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा है। एक पल पहले जो आत्मविश्वास था वो पूरी तरह से फीका पड़ गया है। वो आगे की ओर इशारा करते हुए कहता है, योगेश युवा गुरु, देखो। उंगली की दिशा में देखते हुए क्रिस्टल की चमक आखिरकार बिना किसी निशान के गायब हो गई है और संख्याओं की एक पंक्ति सतह पर तैर रही है। क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि उसका स्कोर नेगेटिव ना हो? अपनी बातों के बीच योगेश सिन्हा क्रिस्टल पर दिखाई दे रहे अंकों पर नजर डालते हैं और उसी क्षण आत्महत्या करने के इरादे से अपनी जीभ काटने लगते हैं। ये कैसे संभव है? मैं विश्वास नहीं कर सकता। योगेश सिन्हा पागल होने वाले हैं। क्रिस्टल बॉल पर अंक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, 64। इसका मतलब है कि विश्वास का स्तर 64 अंक तक पहुंच गया है। एक साथी जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए थे, वास्तव में अपने छात्र का विश्वास अपने ऊपर प्राप्त करने में कामयाब रहा और एक मास्टर शिक्षक के स्तर तक पहुंच गया जो एक बच्चे और उसके माता पिता के विश्वास के बराबर है। ये कैसे संभव है? योगेश सिन्हा मनोज कुमार की ओर देखते हैं। इस वक्त उसे मार डालने का ख्याल भी उसके मन में कौंध जाता है। उसे सीने में घुटन सी महसूस होती है और गले के पिछले हिस्से में खून उमड़ता हुआ सा लगता है। अपनी देवी के सामने शांत रहने का मौका ढूंढना उसके लिए मुश्किल था। उसने बड़े गर्व से कहा था कि समय के साथ किसी के नतीजे और भी बुरे होते जाएंगे। फिर ऐसी नौबत आ गई। अरे, तुम मेरे साथ खेल रहे हो। और मनोज शिक्षक, क्या तुम थोड़ा और काम आ सकते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि इस छात्र का व्यक्तित्व संचयी है? अरे, उसका व्यक्तित्व संचयी है। कोई संचयी व्यक्ति दूसरों पर 64 अंक का भरोसा कैसे रख सकता है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें जीत का पूरा भरोसा है? 64 अंक के मुकाबले 10 अंक। तुम ऐसे जीतने का इरादा क्यों रखते हो? आंसू बहते हुए योगेश सिन्हा के चेहरे पर एक चुभन सी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी और ने उसके चेहरे पर बेरहमी से कई बार थप्पड़ मारे हों। इस समय वो किसी छुपने की जगह ढूंढने की तीव्र इच्छा कर रहा है। 64? बाकी दोनों के अविश्वास और मानसिक विक्षेप के अलावा एल्डर डुबे अचानक खड़े हो जाते हैं और व्याकुलता से कांपने लगते हैं। विश्वास का ये स्तर पहले ही एक मास्टर शिक्षक के मानकों तक पहुंच चुका है। उनके लिए भी ये पहली बार है जब उन्होंने ऐसे परिणाम देखे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए हों, क्या वो वास्तव में अपने छात्रों में इतना विश्वास जगा सकता है? उसने ये कैसे किया? और भी, स्कूल शुरू हुए अभी तो 2 दिन ही हुए हैं। अगर ये रोहित सिंह शिक्षक और सुमेर राठौर पूरी अवधि के दौरान साथ भी रहे होते तो भी ज़्यादा से ज़्यादा वे एक दूसरे के साथ केवल 30 घंटे ही बातचीत कर पाते। इतने कम समय में किसी का विश्वास स्तर 60 से ऊपर ले जाना, यहाँ तक कि महान 1 स्टार मास्टर शिक्षक के लिए भी ऐसी उपलब्धि हासिल करना मुश्किल होगा। मास्टर शिक्षकों के भी अलग अलग स्तर होते हैं। 1 स्टार उनमें से सबसे निचला स्तर होता है। फिर भी उनकी प्रतिष्ठा और प्रभाव दूसरों को पागल करने के लिए पर्याप्त है। दोनों एल्डर, क्या इसे मेरी जीत माना जाए? स्तब्ध योगेश सिन्हा और मनोज कुमार से परेशान होकर रोहित सिंह अपनी नज़र योगेश चेन और मोजियांग की ओर घुमाते हैं। असंभव, क्रिस्टल में जरूर कोई समस्या है, वरना उसका भरोसा इतना ऊंचा कैसे हो सकता है? मैं इस नतीजे को स्वीकार नहीं करूंगा। मनोज कुमार चीखते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मानो जिस भिखारी से वे बातचीत कर रहे थे वो अचानक सम्राट बन गया हो। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में उन्होंने सोचा था कि परिणाम निश्चित रूप से नकारात्मक होगा। फिर भी न केवल ये नकारात्मक नहीं है, बल्कि ये स्कूल के सभी शिक्षकों को पार करते हुए 64 का जबरदस्त स्कोर निकला। उनकी इच्छा शक्ति पहले से ही काफ़ी मजबूत मानी जा सकती है, क्योंकि उन्हें अभी तक पागल नहीं होना है। मैं भी मनोज शिक्षक की बातों से सहमत हूँ। वो अपने छात्रों में इतना विश्वास कैसे जगा सकते हैं? अगर ये सच है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि राम प्रकाश और सौरभ शर्मा भी उनसे अतुलनीय हैं? योगेश सिन्हा आगे बढ़ते हैं और दांत पीसते हुए कहते हैं। दोनों की बातें सुनकर एल्डर दुबे कुछ कहने ही वाले थे कि उनकी नज़र सुमेर राठौर पर पड़ती है, जो अभी अभी ट्रायल पूरा करके आया है और वो श्रद्धा से भरी चमकती आंखों से रोहित सिंह की ओर बढ़ रहा है।
ये श्रद्धा उनके हृदय की गहराई से आती है। उन चमकदार और स्पष्ट आंखों का दिखावा करना कोई आसान काम नहीं है। वो नज़र निस्संदेह उस व्यक्ति पर डाली जाती है जिससे वो प्रभावित होता है। उसकी नज़र में ज़रा भी अशुद्धता नहीं है। एक ही नज़र में एल्डर दुबे जियांग समझ गए कि सुमेर राठौर सचमुच इस रोहित शिक्षक का सम्मान करते हैं और ये क्रिस्टल की कोई गलती नहीं है। चुप रहो, ये जानकर एल्डर दुबे का चेहरा काला पड़ गया। उसकी तेज निगाहों से ठंडे इरादे झलक रहे थे। विल इंक्विजिशन क्रिस्टल इंसान के दिल की परीक्षा लेता है, उसे अपनी राय में सबसे सही फैसला लेने पर मजबूर करता है। इससे कभी कोई समस्या नहीं हुई और इसका खराब होना नामुमकिन है। अगर तुम इसी तरह बकवास करते रहे तो मैं तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगा। मैं बुजुर्ग दुबे को इतना गुस्सा देखकर योगेश सिन्हा और मनोज कुमार चुप हो जाते हैं और एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तुमने ये कैसे किया? ये नतीजा देखकर कोमल कपूर शौक से अपना मुंह ढक लेती हैं। यकीन नहीं कर पाती कि ऐसा नतीजा मुमकिन है। 64 के भरोसे के साथ बुद्धा अकेडमी के स्टार शिक्षक जिन्होंने कई सालों तक अपने छात्रों का मार्गदर्शन किया है, ऐसे नतीजे हासिल नहीं कर सकते। कल से ही ये युवक उसके लिए अनगिनत सरप्राइज लेकर आ रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज का सरप्राइज उससे भी बड़ा होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वो निडर है। लगता है उसे पहले से ही पता था कि वो जीतेगा। चूंकि मैं जीत गया हूं, तो क्या हमें अपनी तय शर्तों को पूरा करना चाहिए? मनोज शिक्षक का शिक्षण लाइसेंस छीनकर उसे 100 देव हत्या के कूड़े मारने चाहिए? मैं आधुनिक सभ्यता से एक उपहार पैक लेकर आया हूं। आपको लगता है मैं आप जैसे किसी प्राचीन व्यक्ति को खुद को धमकाने दूंगा? ये एल्डर सिन्हा चेन दुविधा में है। उनका इरादा अपने पोते को उसका गुस्सा निकालने में मदद करना था। फिर भी ना केवल वो अपना गुस्सा निकालने में नाकाम रहे, बल्कि उन्हें एक बार फिर से थप्पड़ भी पड़ा। एक अजीब से भाव के साथ उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। चलो बात को ज़्यादा आगे बढ़ने न दें। रोहित शिक्षक, चूंकि आप जीत गए हैं तो चलो इस मामले को यहीं छोड़ देते हैं। इस मामले को यहीं रहने दें। अगर मैं हार जाता तो एल्डर सिन्हा चेन शायद ऐसे शब्द न कहते। रोहित सिंह भौहें चढ़ाते हैं। अगर आज वो हार गए होते तो उम्मीद के मुताबिक शिक्षा ब्यूरो इस मामले को सिरे से न चढ़ा देता। उनका निष्कासन न होना नामुमकिन होता। फिर भी अब जबकि वो जीत गया है तो वो बस कुछ शब्दों में इस मामले को निपटाने की कोशिश करना चाहता है। ये कैसा मजाक है? दुस्साहस? एल्डर सिन्हा चेन का चेहरा काला पड़ जाता है। अपनी पहचान का ध्यान रखें। आप तो बस एक तुच्छ और निम्न स्तर के शिक्षक हैं जिन्हें किस्मत का साथ मिला, जिससे आपके शिष्य का आप पर विश्वास तेजी से बढ़ा। ये तो बस एक बार का अपवाद है। इसमें खुश होने जैसी क्या बात है? अगर आप वाकई काबिल हैं तो इस मामले पर बात करने से पहले उनके साधना क्षेत्र बढ़ाएं। आपने तो सिर्फ एक व्यक्ति का विश्वास अर्जित किया है, इसका क्या महत्व हो सकता है? बिल्कुल सही। ये रोहित शिक्षक दूसरों को धोखा देने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा हुआ है, लेकिन अगर उस पर विश्वास का स्तर ऊंचा है तो क्या हुआ? अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस शिष्य को उसने पहले पढ़ाया था वो इसलिए पागल हो गया क्योंकि उसने उस पर बहुत ज्यादा भरोसा किया, इसलिए उसे धोखा मिला जिसका उसे जीवन भर पछतावा रहेगा। बेवकूफ! एल्डर दुबे भौहें चढ़ाते हैं। बड़े दुबे ने शायद इसके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन इस रोहित सिंह ने एक बार अपने छात्र की शिक्षा को बेकाबू कर दिया था। इस घटना के कारण उसके सभी छात्र उससे दूर भाग गए। यही कारण है कि उसकी शिक्षक योग्यता परीक्षा 0 अंकों के साथ समाप्त हुई। मनोज कुमार ने क्रूर भाव से कहा, मुझे शक है कि सुमेर राठौर का उस पर इतना भरोसा इसलिए है क्योंकि उसने कुछ खास धोखेबाजी के तरीके अपनाए थे, वरना शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक पाने वाला एक बंदा 2 ही दिनों में किसी छात्र का भरोसा 60 से ऊपर कैसे पहुंचा सकता है? ये उनके शब्दों का सच होना नामुमकिन नहीं है। पुराने जमाने में एक शिक्षक था जो मास्टर शिक्षक बनने की परीक्षा देने के लिए एक छात्र को बहकाने के लिए खास तरीका अपनाता था। वो जो तरीका अपनाता था वो सम्मोहन जैसा था, जिससे छात्र का अवचेतन मन भी उसे भरोसे के लायक समझने लगता था। हालांकि ये तरीके समय की सीमा में होते हैं। अवधि समाप्त होने के बाद छात्र का मानस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस रोहित सिंह ने भी वैसा ही कोई तरीका अपनाया हो? अगर सच में ऐसा है तो इसका मतलब है कि उसे अपने छात्रों की सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो ना सिर्फ एक अयोग्य शिक्षक है बल्कि एक अपराधी भी है। एक शिक्षक को मुख्य रूप से दूसरों के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। अगर कोई अपने छात्रों का विश्वास जीत लेता है लेकिन उन्हें देने के लिए उसके पास प्रासंगिक ज्ञान नहीं है, तो उसके छात्र केवल गुमराह होंगे, जिससे और भी बड़ी तबाही होगी। यही कारण है कि अकेडमी के अंदर या बाहर कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता है, और यही कारण है कि वो ज्यादा छात्रों की भर्ती नहीं कर पा रहा है। इस सत्र में उसके परिणाम पिछले सत्र से बेहतर है, लेकिन फिर भी उसने केवल 5 छात्रों की भर्ती की है। केवल 5 छात्रों की भर्ती की? ये संख्या वास्तव में थोड़ी कम है। एल्डर दुबे ने सिर हिलाया।
चाहे मैंने कितने भी छात्रों की भर्ती की है और चाहे मैं अपने छात्रों को अच्छी तरह से पढ़ा पाऊं या नहीं, ये ज्ञानोदय इच्छा मीनार है और मैं और मेरा छात्र ज्ञानोदय इच्छा परीक्षण में भाग लेने के लिए यहाँ आए हैं। हम पहले ही दांव पर एक समझौते पर पहुंच चुके हैं। अब जब मैं जीत गया हूं तो क्या आप सभी अपनी बात से पीछे हटने का इरादा रखते हैं? इन बेकार की बातों पर बकवास करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा पक्ष अपनी हार के बाद साफ तौर पर बात को भटकाने की कोशिश कर रहा है। दुस्साहस! एक शिक्षक का शिक्षण लाइसेंस एक जुए की वजह से इतनी आसानी से कैसे रद्द कर दिया जा सकता है? क्या आप इसे हल्के में नहीं ले रहे हैं? पिछले साल से जब से मनोज कुमार शिक्षक हमारी अकेडमी में शामिल हुए हैं, तब से वे पूरी लगन से काम कर रहे हैं। उन्होंने एक फाइटर टू डन इंटरमीडिएट स्तर तक का प्रशिक्षण दिया है और हमारे साथ जुड़ने वाली अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों ने उन्हें एक ऐसे शिक्षक के रूप में पहचाना है जिसे वे स्वीकार करना चाहते हैं। उन्होंने हमारी अकेडमी को गौरव और सम्मान दिलाया है। आपके बारे में क्या? बुद्धा अकेडमी के 100 साल के इतिहास में शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक पाने वाले आप अकेले व्यक्ति हैं। आपको यहाँ बकवास करने का क्या अधिकार है? एल्डर सिन्हा चेन अपनी आस्तीनें चघाते हुए कहते हैं, ठीक है, चलो इस मामले को ऐसे ही खत्म करते हैं। हम इस बारे में तब बात करेंगे जब आप एक छात्र को फाइटर टू डन इंटरमीडिएट स्तर तक पहुंचाने में सक्षम हो जाएंगे और जब और छात्र आपको अपना शिक्षक मानने को तैयार होंगे। बड़े साहब सिन्हा, कोमल कपूर अपनी भौएं उछाती हैं। शुरू में उनका कुछ कहने का इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई बड़ा साहब मनोज कुमार जैसे शिक्षक को नकल करने में मदद करेगा। उनके दिल में गुस्सा भर गया। अगर उन्हें सजा देने से डर लगता था तो उन्हें ये जुआ नहीं खेलना चाहिए था। उन्होंने ही ये जुआ खेलने का प्रस्ताव रखा था और अब हारने पर होने वाले परिणामों को टालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वे बहुत बेशर्म नहीं हो रहे हैं? शेन टीचर, मेरे दादाजी सही कह रहे हैं। खैर, मनोज कुमार हमारी अकेडमी के एक सम्मानित शिक्षक हैं। इतनी छोटी सी बात पर उन्हें निकालना बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहा है। इसके अलावा ऐसी प्रतिभा को नौकरी से निकालना हमारी अकेडमी के लिए नुकसानदायक है। योगेश सिन्हा एक चमकती मुस्कान के साथ कहते हैं, तुम नासमझी कर रहे हो। कोमल कपूर का चेहरा लाल हो जाता है। जैसा कि रोहित सिंह ने कहा, अगर वो हार जाता तो क्या तुम सब उसे यूं ही छोड़ देते? उसकी गिनती क्या है? क्या उसकी तुलना मनोज कुमार जैसे शिक्षक से की जा सकती है? क्या वो फाइटर टू डन के किसी छात्र को आगे बढ़ा सकता है? क्या वो अपनी प्रतिष्ठा से अनगिनत छात्रों को अकेडमी की तरफ आकर्षित कर सकता है? योगेश सिन्हा ठंडे स्वर में व्यंग्य करते हैं। डुंग डुंग डुंग। उनकी बात पूरी होने से पहले ही हॉल के बाहर से दस्तक की आवाजें गूंजने लगीं। क्या कुछ है? एल्डर सिन्हा चेन भौएं चढ़ाते हैं। इसके बाद जो शिक्षक जो आज ड्यूटी पर हैं दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। एल्डर सिन्हा, बाहर कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। उनका दावा है कि वे कुल प्रमुख प्रणव शर्मा और कल्की राजनगरी के शर्मा कुल के बुजुर्ग हैं। गुरु कहते हैं, कुल प्रमुख प्रणव शर्मा, जल्दी करो और उन्हें अंदर बुलाओ। ये सुनकर के कुल प्रमुख प्रणव शर्मा स्वयं आए हैं, एल्डर सिन्हा चेन अचानक खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखें उत्साह से चमकने लगती हैं। कल्की राजनगरी की शक्तियां जटिल हैं। 4 महान कुलों में से एक बनना और 100 साल बाद भी कायम रहना, युगों युगों से उनका संचय और शक्ति अद्भुत है। वास्तव में कुल प्रमुख प्रणव शर्मा की प्रतिष्ठा उनके उप प्रधान से किसी भी तरह कम नहीं है। ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ उनसे मिलने आना, इस कृत्य से प्राप्त सम्मान ही उन्हें उन्माद में डालने के लिए पर्याप्त है। अगर ये बात फैल जाए तो ये निश्चित रूप से उनकी प्रतिष्ठा और योग्यता में एक सुंदर और शक्तिशाली वृद्धि करेगी। दादाजी, मैंने कुल प्रमुख प्रणव शर्मा के बारे में सुना है। वे पोटेंशियल जोंगशी मंडल में सूचीबद्ध हैं और राज्य के शीर्ष 10 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं। उनकी साधना पहले ही योद्धा साडन शिखर तक पहुंच चुकी है, जोंगशी से बस एक कदम दूर। इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति आपके पास क्यों आएंगे? योगेश सिन्हा की आंखें उत्साह से चमक उठती हैं, हालांकि उन्हें अभी भी अपने सामने की स्थिति अविश्वसनीय लगती है। कल्की साम्राज्य में जो लोग राज परिवार को जानते हैं, वे 4 महान कुलों के बारे में भी जानते हैं। कुल प्रमुख प्रणव शर्मा शर्मा कुल के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में पहले ही योद्धा 7 दान शिखर तक पहुंच चुके हैं और उनका नाम दूर दूर तक फैल रहा है। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति की चापलूसी करना नामुमकिन है, भले ही कोई ऐसा करना चाहे। फिर भी आज उसने अपने दादाजी से मिलने के लिए खास तौर पर यह यात्रा की। अगर उसने ये खबर सीधे न सुनी होती तो उसके लिए इसे सच मानना मुश्किल होता। हा, ये ऋषभ शामरा ही होगा। एल्डर सिन्हा चैन हंसते हैं। ऋषभ शामरा, युवा गुरु? ये सही है। ऋषभ शामरा कुलाध्यक्ष प्रणव शर्मा का ज्येष्ठ पुत्र है और अंत में वो शर्मा कुल में अपना स्थान ग्रहण करेगा। मैंने न केवल उसे अपना शिष्य स्वीकार किया, बल्कि उसकी शक्ति को योद्धा 4 दान पिगु राज्य तक पहुंचाने में सफलता भी मिली। अब सोच रहा हूं कि कुलाध्यक्ष को शायद मेरे द्वारा उसे पोषित करने के प्रयासों का पता होगा, इसलिए वो विशेष रूप से अपना आभार व्यक्त करने यहाँ आया है। एल्डर सिन्हा चैन अपनी दाढ़ी सहलाते हैं। उनके शब्दों में अवर्णनीय प्रसन्नता सुनाई देती है। ऋषभ शामरा उसका शिष्य है? उनकी बातचीत सुनकर रोहित सिंह दंग रह जाते हैं। उन्हें पता है कि रिद्धि शर्मा के भाई को एक बुजुर्ग ने अपना शिष्य बना लिया है, हालांकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बुजुर्ग वही होंगे।
हाँ, कोमल कपूर ने सिर हिलाया, हालांकि उनका रंग अभी भी बेजान था। बेहतर होगा कि आप अपनी ऊर्जा अपनी समस्या का समाधान सोचने में लगाएं। बुजुर्ग सिन्हा चैन जाहिर तौर पर आपके खिलाफ हैं और अब शर्मा परिवार भी उनके पीछे खड़ा है। आगे चलकर वो और भी ज्यादा दबंग होंगे। अगर आप अकेडमी में भी रहे तो भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हम इस बारे में आगे बात करेंगे। रोहित सिंह को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। भले ही सामने वाला उनके खिलाफ हो, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें इतनी आसानी से धमकाया जा सके। ज्यादा से ज्यादा उन्हें अपनी ताकत दिखानी होगी और मजबूती से मामला सुलझाना होगा। आखिरकार स्वर्ग के मार्ग के पुस्तकालय के साथ जो उसे दूसरों की कमियों को देखने की अनुमति देता है, ये कहना मुश्किल है कि उनमें से कौन विजयी होगा। तुम उस आदमी को इतना बेपरवाही से पेश आते देखकर कोमल कपूर गुस्से से पैर पटकने लगती है। वो उसकी चिंता कर रही थी, फिर भी उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं। कितना गुस्सा आ रहा है। चलो उनका स्वागत करते हैं। खुशी खुशी एल्डर सिन्हा, योगेश सिन्हा और बाकी लोगों को जल्दी से अकेडमी के प्रवेश द्वार तक ले जाते हैं। 4 महान कुलों में से एक के कुल प्रमुख का ये व्यक्तिगत दौरा, भले ही उन्हें अकेडमी के बाहर से यानी उसके प्रवेश द्वार से ही उसका स्वागत करना पड़े, तो भी ये प्रयास सार्थक होगा। अगर वो उनसे जुड़ाव बना लेता है तो हो सकता है कि वो अगले साल होने वाले चयन के लिए उप प्रधानाचार्य पद का उम्मीदवार भी बन जाए। एल्डर सिन्हा प्रवेश द्वार पर पहुंचने से पहले 7-8 लोगों का एक समूह चौड़े कदमों से आता है। समूह का नेतृत्व करने वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी है। उसकी बाहों के बीच एक अधिकारपूर्ण स्वर है। एक नज़र से ही साफ है कि वो लंबे समय से एक प्रतिष्ठित पद पर रहे हैं। शर्मा कुल के मुखिया प्रणव शर्मा। उनके पीछे कुछ बुजुर्ग चल रहे हैं और उनकी हर हरकत से कम पिक्षु राज्य के किसी व्यक्ति की शक्ति झलकती है। बिना अंदाजा लगाए ये साफ पता चलता है कि वे शर्मा कुल के बुजुर्ग हैं। सबसे पीछे 2 युवा हैं। उनमें से एक ऋषभ शर्मा है, जबकि दूसरे बुजुर्ग युगेंद्र शर्मा का पोता है, जिसका इस साल अकेडमी में दाखिला हुआ है। कहा जाता है कि उसे रामप्रकाश अध्यापक के शिष्य के रूप में दाखिला मिला है। अच्छी प्रतिभा होने के कारण वो उनके कृपा पात्र हैं। कुल के मुखिया वांग के व्यक्तिगत आगमन से मैं बहुत खुश हूँ। अगर कोई बात हो तो आप मुझे संदेश दे सकते हैं। इस तरह यहाँ आकर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। सच कहूं तो मुझे एक काम है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। कुल प्रमुख प्रणव शर्मा मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। कुल प्रमुख वांग बेझिझक बोलिए। एल्डर सिन्हा ने तुरंत जवाब दिया। अगर वो उन पर एक एहसान कर सके तो निश्चित रूप से वो शर्मा कुल के नाम से जाने वाले विशाल वृक्ष पर सफलतापूर्वक चढ़ पाएंगे। मुझे यकीन है कि एल्डर सिन्हा पहले ही मेरी सबसे छोटी बेटी रिद्धि शर्मा के बारे में सुन चुके होंगे। मैंने सुना है कि उसने रोहित सिंह नाम के एक शिक्षक को स्वीकार किया था। कुल प्रमुख प्रणव शर्मा धीरे से बोलते हैं। रोहित सिंह? क्या कुल प्रमुख वांग उनसे पंगा लेने आए हैं? योगेश सिन्हा की आंखें चमक उठती हैं। ये शब्द सुनकर वो अत्यधिक उत्साह से उछल पड़ते हैं। इससे पहले उन्होंने रोहित सिंह की कक्षा के बाहर ऋषभ शर्मा को युवा मास्टर के रूप में देखा था और वो जानते हैं कि रिद्धि शर्मा को रोहित सिंह की छात्रा बनने के लिए धोखा दिया गया था। उसे उम्मीद थी कि शर्मा कुल ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। हालांकि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दूसरा पक्ष इतनी जल्दी कोई कदम उठाएगा, यहाँ तक कि उनके कुल प्रमुख को भी मामला सुलझाने के लिए खुद आना पड़ेगा। मुठ्ठियां कसते हुए योगेश सिन्हा मन ही मन जोर जोर से हंसी में दहाड़ते हैं। तो क्या हुआ अगर आपने ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण जीत लिया? ये शर्मा कुल है, कल की राजमंशी नगरी के 4 महान कुलों में से एक। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि आप पूरी अकेडमी के सबसे बुरे शिक्षक हैं। अगर सौरभ शर्मा जैसे प्रतिष्ठित शिक्षक भी उन्हें नाराज कर दें तो उन्हें भी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। चूंकि योगेश सिन्हा ऐसी संभावना के बारे में सोच सकते हैं, स्वाभाविक है कि मनोज कुमार भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उनका पूरा शरीर उत्तेजना से कांप उठता है, मानो उन्हें मिर्गी आ गई हो। चुप रहो, ये तुम्हारे बोलने की जगह नहीं है। अपने पोते को कुल प्रमुख वांग के शब्दों को बीच में रोकते हुए सुनकर एल्डर सिन्हा ने तुरंत उसे डांटा। हालांकि वो शिक्षा ब्यूरो का प्रमुख है, लेकिन उसके पास बहुत सारा काम है जिस पर उसे ध्यान देने की जरूरत है। उसे बस इतना पता है कि रोहित सिंह ने 5 शिष्यों की भर्ती की है, लेकिन वे 5 कौन हैं ये उसे बिल्कुल नहीं पता। इसलिए उसे नहीं पता था कि रिद्धि शर्मा भी उसकी छात्रा है। चिंता मत करो, कबीले के मुखिया प्रणव शर्मा हाथ हिलाकर ये जताते हैं कि उन्हें योगेश सिन्हा के बीच में बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अपनी बात पूरी करते करते ऋषभ शर्मा आगे बढ़कर चिल्लाते हैं, पिताजी! क्या हुआ? कबीले के मुखिया प्रणव शर्मा भौहें चढ़ाते हैं। वहां जो व्यक्ति है वो रोहित सिंह शिक्षक है। ऋषभ शर्मा इशारा करते हैं। इनलाइटनमेंट वेल टावर के हॉल में चलते हुए वो रोहित सिंह को देखते हैं और पहचान लेते हैं। वो रोहित सिंह शिक्षक है? उधर देखते हुए कबीले के मुखिया प्रणव शर्मा की भौहें ऊपर उठ जाती हैं। हाँ, ये आदमी हमारी अकादमी का रोहित सिंह है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रोहित सिंह शिक्षक रिद्धि शर्मा को भी धोखा देने की इतनी हिम्मत करेगा।
मुस्कुराते हुए उसका परिचय देते हुए एल्डर सिन्हा चेन की आंखों में एक चमक आ जाती है। इस बार उसे मुश्किल समय का सामना करना पड़ेगा। कबीले का मुखिया वैंग दूसरों को मारने में माहिर है। वो हम शिक्षकों जितना कानून का पालन करने वाला नहीं है। वो इसी लायक है कि कबीले के मुखिया वैंग की प्यारी बेटी को भी धोखा देने की हिम्मत करे। क्या उसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है? कबीले के मुखिया प्रणव शर्मा को हॉल में आते ही रोहित सिंह की ओर देखते हुए योगेश सिन्हा और मनोज कुमार उसकी बदकिस्मती पर दिल खोलकर हंसते हैं। 4 महान कुलों का मुखिया बनने वालों में से कौन दुष्ट नहीं है? अकादमी का सबसे बुरा शिक्षक होने के नाते वो ऐसे इंसान की बेटी को बहकाने की कोशिश में मौत को दावत दे रहा है। जब दोनों सोच रहे थे कि इस बार रोहित सिंह का अंत हो गया है, तभी अचानक उनके सामने एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आता है। वे देखते हैं कि कबीले का मुखिया प्रणव शर्मा 2 कदम आगे बढ़कर रोहित सिंह के सामने खड़ा हो जाता है। वो इतना क्रोधित नहीं है जितना उन्हें उम्मीद थी, ना ही वो उस पर हमला करता है जैसा उन्हें उम्मीद थी, बल्कि उत्साहित भाव से वो गहराई से और सावधानी से झुकता है। प्रणव शर्मा रोहित सिंह शिक्षक को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उसके व्यवहार से ऐसा लगता है मानो वो किसी महान नेता को श्रद्धांजलि दे रहा हो। उसे डर है कि उसके अचानक प्रकट होने और शब्दों से दूसरे पक्ष की नाराजगी भड़क जाएगी। अरे वाह! जरूर मेरी नजरें गलत हैं। ये कैसे हो सकता है? योगेश सिन्हा और मनोज कुमार एक साथ बेहोश हो जाते हैं और दोनों लगभग बेहोश हो जाते हैं। क्या हो रहा है? पटकथा ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्या कबीले के मुखिया प्रणव शर्मा को रोहित सिंह को देखते ही उस पर दहाड़ना नहीं चाहिए, और फिर जब वो ऐसा कर रहा था तो उसे पीटना भी नहीं चाहिए था? उसने अचानक झुककर प्रणाम क्यों किया और सम्मान भी क्यों दिया? ये सिर्फ एक औपचारिकता हो सकती है, लेकिन उसके अपने दादा एल्डर सिन्हा चेन को भी अभी इस तरह अभिवादन का सौभाग्य नहीं मिला था। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक पाने वाले को ऐसे अभिवादन का क्या अधिकार है? शांत हो जाओ कबीले के मुखिया प्रणव शर्मा। गुस्सा करने से कलेजा खराब होता है। अकादमी का सबसे बुरा शिक्षक भी तुम्हारे क्रोध का लायक नहीं है। खांसी। शुरुआत में एल्डर सिन्हा चेन एक अच्छे इंसान का नाटक करके उसे अपनी बात मनवाने का नाटक करना चाहते थे, लेकिन अपनी बात पूरी करते करते ही उन्हें वो दृश्य अपने सामने प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। इस क्षण उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई मरा हुआ चूहा खा लिया हो। उनके चेहरे पर मुस्कान जम जाती है और वो लगभग अपनी लार से दम तोड़ देते हैं। क्या आपने नहीं कहा था कि रोहित सिंह ने रिद्धि शर्मा को अपना शिष्य बनाने के लिए धोखा दिया है? क्या आपने नहीं कहा था कि कुल प्रमुख प्रणव शर्मा उनसे पंगा लेने यहाँ आए हैं? कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है? कुल प्रमुख वैंग आप? न केवल भीड़ स्तब्ध है, बल्कि रोहित सिंह भी वर्तमान स्थिति से थोड़ा हक्का बक्का है। अगर उन्होंने रिद्धि शर्मा को पढ़ाया भी होता तो उन्हें उनसे मिलने के लिए विशेष रूप से यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपने मेरी बेटी के पैरों का इलाज किया और उसे अविश्वसनीय गहन ज्ञान दिया। ये उचित ही है कि मैं स्वयं आकर आपका आभार व्यक्त करूं। कुलाध्यक्ष बैंग ने सिर हिलाया। रिद्धि शर्मा के पैरों की समस्या हमेशा उनके दिल पर बोझ रही है। इस शिक्षक ने न केवल उसकी विकलांगता का इलाज किया, बल्कि उसकी ताकत भी बढ़ाई। उनकी क्षमताएं पहले से ही एक कुशल शिक्षक के बराबर हैं। एक कुशल शिक्षक के सामने शर्मा कुलाध्यक्ष होने का उनका नाम भी कुछ नहीं मायने रखता। वो मेरी छात्रा है, इसलिए स्वाभाविक है कि मुझे उसका अच्छा मार्गदर्शन करना होगा। यही मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए आपको मेरा आभारी होने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित सिंह ने सिर हिलाया। एक शिक्षक की जिम्मेदारी ज्ञान देना, कौशल प्रदान करना और शंकाओं का समाधान करना है। मेरी छात्रा होने के नाते मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। अपने पिछले जन्म में हालांकि वो एक हाईस्कूल में लाइब्रेरियन रहे होंगे, फिर भी वो शिक्षण संकाय के सदस्य थे, इसलिए वो इस पेशे के प्रति बहुत सम्मान और प्रेम रखते हैं। चूंकि रिद्धि शर्मा उनकी छात्रा है, इसलिए उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान करके उन्हें बेहतर ढंग से विकसित करने में मदद करने पर गर्व महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जिस शांति से बोल रहे हैं, उसे देखकर भीड़ एक बार फिर पागल हो जाती है। ये शर्मा कुल का मुखिया है, ये तो एक भिखारी और एक अरबपति की मुलाकात जैसा है। वो फिर भी इतना शांत कैसे रह सकता है? जरा भी चिंतित नहीं। ये मेरी जिम्मेदारी है, शाबाश। ये दृश्य देखकर एल्डर दुबे अपनी दाढ़ी सहलाते हैं और सहमति में सिर हिलाते हैं। जैसे जैसे दुनिया की हवाएं बदलती हैं, प्राचीन मूल्य धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं। प्रसिद्धि और लाभ की चाह में कई शिक्षक अपने मूल उद्देश्य को भूल ही गए हैं। इस रोहित सिंह शिक्षक का अपने मूल के प्रति सच्चे रहना सम्मान की बात है। इस तरह की मानसिकता के साथ सुमेर राठौर के उच्च स्तर के विश्वास और कुल के मुखिया प्रणव शर्मा की प्रशंसा और सम्मान के साथ क्या एल्डर सिन्हा चेन गलत हो सकते हैं? इस बिंदु पर एल्डर दुबे के मन में संदेह पनपने लगते हैं। आने से पहले उसने योगेश चेन के बारे में, रोहित सिंह शिक्षक के बारे में कई आलोचनाएं सुनी थी,
जिससे उसे लगा कि वो सचमुच एक बेकार कूड़ा है जो केवल छल, चापलूसी और दूसरों को नुकसान पहुंचाने में ही सक्षम है। हालांकि अब देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हालांकि वो अपनी शंकाओं को अपने तक ही सीमित रखता है और स्थिति पर नजर रखता है। कुल प्रमुख वांग, कृपया अंदर आ जाएं, जैसा कि एक बुजुर्ग से अपेक्षा की जाती है। योगेश चेन की अजीब सूरत पर तुरंत सुधार आ जाता है। वो शर्मा कुल के समूह को अपनी अपनी सीटों पर आमंत्रित करता है। कुल प्रमुख प्रणव शर्मा, ओह, मैं शिक्षक संघ से बुजुर्ग दुबे झियांग हूँ। आज आपको किस तरह की हवा यहाँ ले आई? बुजुर्ग दुबे को देखते ही प्रणव शर्मा जल्दी से खड़े हो जाते हैं। शिक्षक संघ सर्वोच्च संघ है जो औषधालय संघ, निर्माण गुरु संघ और कई अन्य संघों से ऊंचा है। भले ही संघ के वरिष्ठों की साधना उनके अपने संघ के बराबर ना हो, फिर भी वो ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें एक सामान्य शर्मा कुल अपमानित कर सके। एक छोटी सी बात है जिस पर मुझे ध्यान देना है, वरिष्ठ दुबे सहजता से जवाब देते हैं। फिर एक उलझी हुई नज़र से वे देखते हैं, अगर रिद्धि शर्मा कुमारी रोहित सिंह को अपना गुरु मान भी ले तो भी आपको उनसे मिलने आने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कुमारी, युवा मालकिन, उसके सामने ये व्यक्ति कौन है? 4 महान कुलों में से एक का कुलाध्यक्ष, एक अविश्वसनीय विशेषज्ञ जो एक दुर्देह शक्ति पर राज करता है। भले ही उसकी बेटी ने रोहित सिंह को अपना गुरु मान लिया हो और रोहित सिंह ने उस विकलांगता का इलाज कर दिया हो जो उसे लंबे समय से परेशान कर रही थी, फिर भी इस स्थिति में उसे पर्सनली मिलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लगता है एल्डर दुबे अब भी हमेशा की तरह समझदार हैं। सच में मेरे पास कुछ है जिसके लिए मुझे एल्डर सिन्हा चेन को परेशान करना होगा। कबीले के मुखिया प्रणव शर्मा मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हैं। ओह, मुझे परेशान करो। कबीले के मुखिया वांग बहुत विनम्र हैं। बेझिझक मुझसे जो भी कहना हो कह सकते हो। जब तक मेरी क्षमता है मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर कि दूसरे पक्ष को उनसे कुछ पूछना है, एल्डर सिन्हा चेन का आत्मविश्वास लौट आता है। वे रोहित सिंह को खुशी से देखते हैं और अपनी दाढ़ी सहलाते हैं, श्रेष्ठता का भाव दिखाते हैं। आपने संयोग से रिद्धि शर्मा की विकलांगता का इलाज कर दिया, जिसे कबीले के मुखिया वांग को आपको एक और नज़र देने की ज़रूरत महसूस हुई। हालांकि अगर हम स्थिति को ध्यान से देखें तो आपकी पहचान या दूसरों का पालन पोषण करने की क्षमता की परवाह किए बिना आप फिर भी मेरे सामने बहुत फीके पड़ते हैं। देखो, कबीले के मुखिया वांग को मुझसे कुछ पूछना है। बात कुछ ऐसी है, मेरा बेटा पिछले कुछ दिनों से आपके संरक्षण में रहा है और वो योगेश शिक्षक की देखरेख में है। मैं आपका आभार व्यक्त करने के लिए पहले व्यक्तिगत रूप से ना आ पाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। कबीले के मुखिया के हाथ के इशारे से एक बुजुर्ग आगे बढ़कर कुछ भेंट करते हैं। ये मेरे बेटे के प्रति इन दिनों दिखाई गई चिंता के लिए मेरी कृतज्ञता का प्रतीक है। कबीले के मुखिया वांग, इतना विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। युवा पीढ़ी को पढ़ाना और उसका पालन पोषण करना एक शिक्षक का कर्तव्य है। मैं आपका उपहार स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वरिष्ठ सिन्हा चेन तुरंत इसे मना कर देते हैं। चूंकि शिक्षक संघ के बुजुर्ग दुबे यहाँ मौजूद हैं, अगर वे उपहार लेना भी चाहते तो उन्हें ऐसा करने की हिम्मत चाहिए थी। वरिष्ठ सिन्हा का नेक चरित्र प्रशंसनीय है। दूसरे पक्ष के मना करने पर कबीले के मुखिया प्रणव शर्मा हाथ हिलाकर बात वहीं छोड़ देते हैं। फिर वे एक पल के लिए हिचकिचाते हुए आगे बढ़ते हैं। दरअसल आज मैं एल्डर सिन्हा से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाल ही में मेरे बेटे को अपनी साधना में कुछ समस्याएं आ रही थी। उसे एहसास हुआ कि एल्डर सिन्हा की शिक्षाएं उसके अनुकूल नहीं थी। तो क्या आप उसे अपने संरक्षण से हटा सकते हैं? मेरे संरक्षण से हटा दें? ये शब्द सुनकर ऊपर से शांत लेकिन अंदर से प्रसन्न एल्डर सिन्हा लड़खड़ाते हुए लगभग गिर पड़ते हैं। मेरे संरक्षण से हटा दें? आप अचानक मेरे संरक्षण से क्यों हटना चाहते हैं? किसी छात्र का किसी शिक्षक के संरक्षण से हटना उसके मुंह पर तमाचा मारने के समान है, क्योंकि इसका अर्थ है कि शिक्षक की ज्ञान प्रदान करने की क्षमता कमजोर है। शुरुआत में उसने सोचा कि कबीले के मुखिया प्रणव शर्मा उसे कोई कार्य सौंपने आए हैं, इसलिए वो इस पर प्रसन्न हो रहा था। अंततः उसके आने का कारण यही मामला निकला। अरे, अगर इसकी खबर फैल गई तो शायद वो शिक्षा ब्यूरो का पद भी गंवा बैठे। हो सकता है वो शर्म से मर भी जाए। सच में मुझे उम्मीद है वो बुजुर्ग मेरी ये मांग पूरी करेंगे, कबीले के मुखिया प्रणव शर्मा कहते हैं। ये एल्डर सिन्हा चेन के चेहरे पर एक आग सी लग जाती है, जैसे किसी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया हो। उनका मन करता है कि वे गुस्सा करें, लेकिन साथ ही वे हिम्मत नहीं जुटा पाते। काफी देर हिचकिचाने के बाद वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, कबीले के मुखिया, इसकी चिंता मत करो। चूंकि आपके बेटे ने अपना फैसला कर लिया है तो मैं उसकी मांग मान लूंगा। इसके बाद वे दूसरे पक्ष से पहचान पत्र का जेड टोकन लेते हैं और उस पर अपने ताज़ा खून की एक बूंद टपकाते हैं। भंग, उस पर लिखी उनकी पाठ्य योजना मिट गई है। धन्यवाद एल्डर सिन्हा। कुल प्रमुख प्रणव शर्मा संतुष्टि के साथ सिर हिलाते हैं और जेड टोकन ऋषभ शर्मा को देते हैं।
ऐसे शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं है। एक शिक्षक और एक छात्र के बीच का रिश्ता पारस्परिक होना चाहिए। अगर वो मेरे शिक्षाओं के अनुकूल नहीं हो पाता तो उसका मेरे संरक्षण से हटना स्वाभाविक है। बस क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे संरक्षण से हटने के बाद ऋषभ शर्मा किस शिक्षक को मान्यता देना चाहते हैं? दिल में आंसू भरते हुए एल्डर सिन्हा चैन मुस्कुराते हैं। ऋषभ शर्मा उनके संरक्षण में एक बेहद प्रसिद्ध छात्र हैं। वो एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं जो हर साल उच्च स्तरीय परीक्षाओं में शीर्ष 10 में स्थान पाने में सक्षम हैं। ऐसे व्यक्ति का उनके संरक्षण से हटना, बस इसके बारे में सोचकर ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथ ही वो उलझन में भी हैं। चूंकि कुल प्रमुख प्रणव शर्मा अपने बेटे को अपने संरक्षण से हटाने पर अड़े हैं, तो वो किसका सम्मान करवाएंगे? वो एक एल्डर होने के साथ साथ शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख भी हैं। हो सकता है कि वो पूरी एकेडमी में सबसे अच्छे शिक्षक ना हों, लेकिन उन्हें एक स्टार शिक्षक माना जाता है। ऐसे कई लोग हैं जो उनके संरक्षण में आने के लिए अपनी राह खुद बना लेंगे। वो सचमुच किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकते हैं जो शर्मा कुल के मुखिया को अपने बेटे को अपनी शिक्षा से हटाकर उनकी शिक्षा में लाने के लिए खास तौर पर यहाँ आने के लिए मजबूर कर सके। ओह, मेरे मन में पहले से ही एक उम्मीदवार है। कुल के मुखिया प्रणव शर्मा खड़े होकर रोहित सिंह के पास जाते हैं। विनम्रता से वह पूछते हैं, रोहित गुरु, क्या आप मेरे बेटे ऋषभ शर्मा को अपने संरक्षण में स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप उसे अपना शिष्य बना सकते हैं? क्या? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ रोहित सिंह का शिष्य बनने के लिए एल्डर सिन्हा की शिक्षाओं से विमुख होना? उसकी हरकतें देखकर और ये शब्द सुनकर पूरा एनलाइटनमेंट विल टावर मानो खामोश हो गया। सब पागल हो गए हैं, खासकर एल्डर सिन्हा चैन। वो लगभग मुंह भर खून उगलते हैं और वहीं मर जाते हैं। कुलाध्यक्ष प्रणव शर्मा, आप मजाक कर रहे होंगे। सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति के संरक्षण में आने के लिए अपनी शिक्षाओं से विमुख होना जिसने अपनी शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए थे। योगेश सिन्हा और मनोज कुमार हक्के बक्के रह गए हैं। जिस घटिया शिक्षक को वे पहले घृणा की दृष्टि से देखते थे, वही असल में एक कुलाध्यक्ष बना। एक एल्डर को अपने बेटे को अपने संरक्षण से हटाने के लिए आगे बढ़ा ताकि उसका बेटा उसके संरक्षण में आ सके। हे महान आकाश और विशाल पृथ्वी, क्या तुम इससे ज्यादा नासमझ हो सकते हो? हालांकि परिस्थितियां छवाने के बाद भीड़ को चित्कार सुनाई देती है। भीड़ को लगातार मौन थक्के लगते रहते हैं, जबकि वो मानसिक रूप से अपने पंखों पर सवार होकर बादलों के बीच में उड़ने के लिए तैयार हैं। माफ करना, लेकिन मैं मना कर दो। गुदुंग, सब जमीन पर गिर पड़ते हैं। अरे, मना कर रहे हो भाई? क्या तुम सच में कह रहे हो? योगेश सिन्हा, मनोज कुमार और कोमल कपूर अपने बाल नोच रहे हैं। हर कोई पागल होने की कगार पर है। आज उन्होंने जो रोमांच अनुभव किया है वो उनके पूरे जीवन में अनुभव किए गए रोमांच से बहुत अधिक है। ऋषभ शर्मा कौन है? अकेडमी के टॉप 10 प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। ऐसा एक भी शिक्षक नहीं है जो उन्हें अपने संरक्षण में लेने की होड़ में ना हो। उस समय एल्डर सिन्हा चैन ने शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख के रूप में अपनी पहचान का फायदा उठाकर ही उन्हें अपने साथ शामिल किया था। ऐसी प्रतिभा जिसके साथ शर्मा परिवार के मुखिया की निजी विनती भी है। अरे, तुमने सच में मना कर दिया? योगेश सिन्हा और अन्य लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें अभी 10,000 का नुकसान हुआ है और वे खुद को सांस लेने में असमर्थ पा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने छात्रों की भर्ती न कर पाने के लिए उनकी आलोचना की थी। फिर भी अगले ही पल शर्मा कुल का मुखिया अपने बेटे को उनके पास भेज देता है। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो इसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। मेरा दिल, मेरा जिगर। बुजुर्ग सिन्हा चैन को अपने गले में बेतरतीब से ताज़ा खून बहता हुआ महसूस होता है, जो किसी भी पल फूट पड़ने की धमकी दे रहा है। क्या दुनिया में अभी भी न्याय है? क्या दुनिया में अभी भी कानून है? मैं एक एल्डर हूँ, शिक्षा ब्यूरो का मुखिया तो क्या, ये भी एक बात है। ये एक बात है कि आपने मेरी शिक्षा छोड़कर एक ऐसे व्यक्ति को अपना शिक्षक स्वीकार किया जिसने अपनी शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए थे। सबसे बुरी बात यह है कि वो स्वीकार करने से इनकार कर देता है। बुजुर्ग सिन्हा चैन को ऐसा लगता है जैसे उनका चेहरा हिंसक रूप से नोच डाला गया हो, पीसकर जमीन पर बिखेर दिया गया हो। इस समय वो दिल से चाहते हैं कि जमीन में एक छेद हो जाए ताकि वो खुद को इसमें छिपा सकें। बहुत शर्मनाक। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी इज्जत उसकी दादी के घर तक पहुंचकर तहस नहस हो गई हो। बगल में खड़े एल्डर डुबे जियांग की आंखें भी जमीन पर गिरने को है। अभी कुछ देर पहले ही रोहित गुरु के बारे में उसकी राय सुधरी थी, लेकिन अब उसे देखकर लगता है कि वो अभी भी अपर्याप्त है। मना? शर्मा कुल के मुखिया के चेहरे पर अजीब सा भाव झलकता है। वो तुरंत अपने बेटे की तरफ देखता है। मैं रोहित गुरु से विनती करता हूं कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। ऋषभ शर्मा जल्दी से आगे बढ़ता है, जमीन पर घुटने टेक देता है और रोहित सिंह को सच्चे भाव से देखता है।
ये सच है कि उसने पहले भी इस रोहित गुरु को नीचा देखा था। हालांकि अपनी छोटी बहन के पैरों के ठीक होते और उसकी ताकत में जबरदस्त उछाल देखकर और याद करते हुए कि कैसे उसकी तलवार दूसरे पक्ष की 2 उंगलियों से जकड़ी गई थी, वो पहले से ही उससे दिल से प्रभावित है। मैं मना करता हूँ। रोहित सिंह उसे दूर भगाते हैं। एक छात्र अपने शिक्षक को चुन सकता है, इसी तरह एक शिक्षक भी अपने छात्रों को चुन सकता है। कल ये ऋषभ शर्मा मेरी कक्षा में घुस आया था। उसने न केवल मेरा अपमान किया बल्कि उस पर हथियार भी तान दिया था। मैं ऐसे छात्र को अपने संरक्षण में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? उस समय हालांकि जोया मलिक ने केवल मुझे मौखिक रूप से चुनौती दी थी, फिर भी उसे सार्वजनिक शौचालय की सफाई की सजा दी गई थी। अगर एक शिक्षक में कोई गरिमा नहीं होगी तो उसके छात्र उसे नीची नज़र से देखेंगे। अगर ऐसा है तो उसके मार्गदर्शन का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझे पता है कि मैं जल्दबाजी में था और मैंने रोहित शिक्षक को नाराज कर दिया था, लेकिन चूंकि मैं अभी भी अपरिपक्व हूँ और शिष्टाचार से अनभिज्ञ हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे खिलाफ ये बात नहीं कहेंगे। उसके इनकार का कारण जानकर ऋषभ शर्मा जल्दी से बोला, एक शिक्षक की गरिमा को धूमिल नहीं किया जा सकता। रोहित शिक्षक पर तलवार चलाने के बाद दूसरे पक्ष का इस मामले पर ज्यादा हंगामा न करना एक बात है, फिर भी इस समय वो अभी भी उनके संरक्षण में प्रवेश पाने की उम्मीद कर रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा। वास्तव में मेरा बेटा शिक्षक की महानता से अनभिज्ञ है, इसलिए वो उस समय थोड़ा उतावला था। मुझे आशा है कि आप उसे क्षमा कर देंगे। कुलाध्यक्ष प्रणव शर्मा जल्दी से समझाते हैं। शर्मा कुलाध्यक्ष, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यही कारण है कि रोहित गुरु आपके बेटे को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। इस समय कमरे में अचानक एक आवाज गूंजती है। आवाज के स्रोत का पता लगाने पर यह आवाज उसी व्यक्ति की थी जो कुछ क्षण पहले ही ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण में हार गया था, मनोज कुमार। अगर ये कुछ क्षण पहले ही हुआ था तो एल्डर सिन्हा चैन की प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ वो निश्चित रूप से उसकी सजा रद्द करने में सक्षम है। अगर वो भी नाकाम रहा तो वो सजा को और लंबा खींचने के तरीके भी सोच सकता है, जिससे समझौता धीरे धीरे मिट जाए। लेकिन इस समय शर्मा कुल के मुखिया प्रणव शर्मा रोहित सिंह से विनती करने आए हैं। बहुत मुमकिन है कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो वो ज्ञानोदय वसीयत मुकदमे की सजा से बच न पाए। बहरहाल स्थिति पहले से ही अपरिवर्तनीय है। उसे रोहित सिंह के साथ अपने रिश्ते को और खराब करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी ने उसकी बात काटते हुए सुनकर कुल प्रमुख प्रणव शर्मा का चेहरा नाराजगी से काला पड़ जाता है। इस रोहित सिंह के पास केवल फाइटर 3 दान झेंकी क्षेत्र जितनी ताकत है, जबकि ऋषभ शामरा युवा गुरु की साधना का वर्तमान स्तर फाइटर 4 दान पिगू क्षेत्र है। चूंकि उसकी ताकत उसके बराबर नहीं है तो वो उसका मार्गदर्शन कैसे कर सकता है या उसे संकेत कैसे दे सकता है? वो उसे अपना शिष्य बनाने से हिचकिचा रहा है क्योंकि वो भी इस बात से वाकिफ है युवा गुरु की जगह युवा गुरु ही रहेगा। चेहरे पर एक क्रूर भाव के साथ मनोज कुमार दहाड़ता है। वास्तव में उसकी ताकत ऋषभ शामरा युवा गुरु के बराबर भी नहीं है। ये सोचना भी कि वो उसे अपना शिष्य बनाने के बारे में सोचेगा, क्या मजाक है। योगेश सिन्हा तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और जल्दी से आगे कहते हैं, कुल प्रमुख वैंग, कृपया अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। ऋषभ शामरा का युवा गुरु का मेरे संरक्षण से हटना ठीक है, लेकिन अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु स्वीकार करते हैं जिसका साधना क्षेत्र उनसे कमतर है तो भविष्य में उनके लिए अपनी साधना का स्तर बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। एल्डर सिन्हा चैन की आंखों में भी चमक आ जाती है। ये सही है। उनके सामने खड़े रोहित सिंह में केवल एक योद्धा 3 दान झेंकी क्षेत्र जितनी ही शक्ति है। ये एक ऐसा तथ्य है जो अकेडमी में सभी जानते हैं। एक योद्धा 4 दान विशेषज्ञ अपने से कमजोर व्यक्ति को अपना गुरु स्वीकार करे, ये अपने आप में एक मजाक है। ये गेडिंग कुल प्रमुख प्रणव शर्मा का दिल धड़क रहा है। उन्होंने रिद्धि शर्मा के मुख से रोहित सिंह के अविश्वसनीय सिद्धांतों के बारे में सुना है, लेकिन उन्हें उनके सही साधना का स्तर नहीं पता। हालांकि ऋषभ शामरा ने उस पर पहले भी हमला किया था, चूंकि उसने उसके बारे में कभी नहीं बताया इसलिए उसे इसकी जानकारी भी नहीं है। अगर दूसरे पक्ष की बात सच है और इस रोहित शिक्षक के पास केवल फाइटर 3 दान झेंकी क्षेत्र की शक्ति है तो वो सचमुच ऋषभ शामरा को सिखाने में असमर्थ है। ये सच है कि एक शिक्षक जो सिद्धांतों का जानकार होता है वो उन्हें अपने शिष्य को सिखा सकता है, लेकिन केवल उसे साधना करके और उसका प्रत्यक्ष परीक्षण करके ही उसे उसकी बेहतर समझ होगी। अगर शिक्षक स्वयं अभी तक उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा है तो ये असंभव है कि वो उन्हें अच्छी तरह से सिखा सके। ये बिल्कुल रोहित शिक्षक के पिछले जन्म की तरह था। अगर शिक्षक स्वयं किसी समस्या को हल करने में असमर्थ है तो वो अपने शिष्य को उसे कैसे सिखा सकता है? ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में एक शिक्षक को पहले से जानकारी होनी चाहिए ताकि शिष्य साधना करते समय उन पर ध्यान दे सके। अन्यथा चाहे एक शिक्षक के मस्तिष्क में कितनी ही अविश्वसनीय सिद्धांत क्यों न हो, वे झील पर चांद के प्रतिबिंब के समान है जो व्यवहारिक रूप से उपयोगी नहीं हो पाते। रोहित शिक्षक, अगर तुम युवा गुरु ऋषभ शामरा को सिखाना भी चाहते हो तो क्या तुम में क्षमता है? अगर नहीं तो यहाँ नाटक करना बंद करो। एक योद्धा 3 दान के रूप में अपनी ताकत से तुम अकेडमी में अभी अभी प्रवेश लेने वाले कुछ नए छात्रों को तो उलझा सकते हो, लेकिन बड़े छात्रों के साथ ऐसा करने का सपना भी मत देखो।
रोहित शिक्षक को चुप देखकर मनोज कुमार की आंखों में क्रूरता और उत्साह झलक उठता है। वास्तव में कुल प्रमुख व्यंग शिक्षक मनोज कुमार की बात में दम है। रोहित शिक्षक स्वयं अभी तक योद्धा 4 दान तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि वे उस स्तर पर साधना पद्धति के बारे में अनिश्चित हैं। वे एक छात्र की पिगू लोक साधना का इस तरह मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं? एक बार फिर से अपना आत्मविश्वास प्राप्त करते हुए एल्डर सिन्हा चैन अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहते हैं, नहीं, तुम्हारी बातें गलत हैं। भीड़ का मजाक सुनकर ऋषभ शर्मा जल्दी से खड़े होकर समझाते हैं, कौन कहता है कि रोहित गुरु की ताकत मेरे सामने नहीं टिक सकती? कल जब मैंने अनजाने में उन्हें नाराज कर दिया था तो मैंने पूरी ताकत लगाकर उन पर तलवार से वार किया था, फिर भी उन्होंने अपनी 2 उंगलियों से ही मेरी तलवार आसानी से पकड़ ली। अगर वो सिर्फ झेंकी लोक में है तो ऐसा करतब नामुमकिन है। 2 उंगलियों से पकड़ो, हा हा हा। ऋषभ शामरा युवा गुरु, अगर आप उसकी थोड़ी इज्जत बचाना भी चाहते थे तो आपको कुछ और विश्वसनीय बनाना होगा। मनोज कुमार ने ठंडे स्वर में व्यंग्य किया, आप एक फाइटर 4 दान पिगू दायरे के विशेषज्ञ हैं और आपकी ताकत 700 किलो से ज्यादा है। इसके अलावा आपके ब्लेड के वजन और गति को देखते हुए पिक्ष्यू दायरे के प्राथमिक स्तर के विशेषज्ञ के लिए भी उसे नंगे हाथों से पकड़ना मुश्किल होगा, और 2 उंगलियों से तो बिल्कुल नहीं। आप मुझे ये नहीं बता सकते कि हमारे रोहित शिक्षक, जिन्होंने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए हैं, हमारे स्कूल के बड़ों की तरह पिक्ष्यू दायरे में पहुंच गए हैं। तलवार हल्की और लचीली होती है और पिक्ष्यू दायरे के एडवांस स्तर का विशेषज्ञ का पूरी ताकत से हमला बिजली की तरह तेज होता है। अगर सामने वाला विरोधी की तलवारबाजी में पारंगत नहीं है और उसे पहले से ठीक से नहीं पता कि हमला कहाँ होने वाला है, तो पिक्ष्यू दायरे के प्राथमिक स्तर के विशेषज्ञ के लिए भी उसके हमले को पकड़ना मुश्किल होगा। फिर भी ऋषभ शामरा ने वास्तव में कहा कि अकेडमी का सबसे घटिया शिक्षक भी उसके हमले को आसानी से पकड़ लेता है। आप मजाक कर रहे होंगे। मैंने भी देखा है, शिक्षक ने अपनी तलवार को अपनी जगह पर रखने के लिए 2 उंगलियों का इस्तेमाल किया था। सुमेर राठौर भी घबराहट में समझाते हैं। उन्होंने इस दिन की स्थिति अपनी आंखों से देखी है और उनकी बातों में जरा भी झूठ नहीं है। हालांकि रोहित सिंह पर उनके उच्च विश्वास को देखते हुए जैसे ही वे ये कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे वे झूठ को छिपाने में उनकी मदद कर रहे हैं। कुल प्रमुख प्रणव शर्मा, आप साधकों के एक महान कुल हैं। दोनों के स्पष्टीकरण को नजरअंदाज करते हुए एल्डर सिन्हा चेन ठंडे स्वर में उपहास करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो पिक्ष्यू क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण में नहीं है, वह ऋषभ शामरा युवा गुरु के पूरे जोर के हमले को झेलने में सक्षम है? ये कबीले के मुखिया प्रणव शर्मा हिचकिचाते हैं। सिर्फ 2 उंगलियों से ऋषभ शामरा युवा गुरु के पूरे जोर के हमले को झेलना एक ऐसा कारनामा है जिसे आम पिक्ष्यू क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए भी कर पाना मुश्किल होगा। इस रोहित शिक्षक के पास अविश्वसनीय सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में पिक्ष्यू क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण तक पहुंचना खुद उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा। आखिरकार ये बहुत चौंकाने वाला है। ऋषभ शामरा युवा गुरु, मैं समझता हूं कि आपने रोहित सिंह की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जानबूझकर ये बातें कहीं, क्योंकि आप चाहते हैं कि वह आपको अपना शिष्य स्वीकार करें। हालांकि हर चीज़ की एक सीमा होती है, कभी कभी हद से ज़्यादा आगे बढ़ना अच्छा नहीं होता। प्रणव शर्मा को स्तब्ध देखकर एल्डर सिन्हा चेन ने अपनी बाहें शान से फैला दी और समझदारी से बोले। जैसे ही वह कबीले के मुखिया प्रणव शर्मा के साथ सहज बातचीत जारी रखने और ऋषभ शर्मा की बातों को झूठ साबित करने के लिए कुछ गहन सिद्धांत प्रस्तुत करने ही वाला होता है, उसे कमरे के बाहर से एक बार फिर ड्यूटी पर तैनात शिक्षक की आवाज़ सुनाई देती है। बड़े सिन्हा, क्या बात है? बड़े सिन्हा चैन नाराज़गी से भौहें चढ़ाते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि मैं शांत रहने का नाटक कर रहा हूँ? कोई हालात को समझने में इतना असमर्थ कैसे हो सकता है? बाहर कोई है जो रोहित सिंह शिक्षक से मुलाकात करना चाहता है। रोहित सिंह को ढूंढ रहे हैं? किसे? आज हो क्या रहा है? आज सब रोहित सिंह को क्यों ढूंढ रहे हैं? ये शमशेर रावल का बेटा अभिमन्यु रावल जियाओ राजकुमार है। अभिमन्यु रावल जियाओ वोंगे? कमरे में मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। ये भले ही युवा हो, लेकिन ये मार्शल आर्ट का महारथी है। सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में ही वह फाइटर 5 दान के शिखर पर पहुंच गया है, जिससे उसका नाम पूरी कल्की नगरी में दूर दूर तक फैल गया है। सम्राट अशोक कपूर ने एक बार कहा था कि उनके लिए राज्य का सबसे कम उम्र का पिक्ष्यू क्षेत्र विशेषज्ञ बनना बहुत संभव है। शमशेर रावल दक्षिणी सीमाओं की रक्षा में व्यस्त हैं, इसलिए वह राजधानी में नहीं रहते। परिणाम स्वरूप ये युवा राजकुमार बुद्धि अकेडमी में कक्षाओं में नहीं जाता। हालांकि अपने उत्कृष्ट परिणामों के कारण वह और भी अद्भुत बेवू अकेडमी में प्रवेश पाने में सफल रहा है। बेवू अकेडमी एक ऐसा स्कूल है जिसमें 1 स्टार मास्टर शिक्षक है। जो भी लोग इस अकेडमी में शामिल होने के लिए परीक्षा पास करते हैं, वह सभी प्रसिद्ध प्रतिभावान हैं। इन दिनों शमशेर रावल अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए कल्की नगरी लौट आए हैं, इसलिए अभिमन्यु रावल भी उनके पीछे राजधानी पहुंच गए। बस ये यहाँ क्या कर रहा है? रोहित सिंह शिक्षक को ढूंढ रहा है। एक अकेडमी का सबसे घटिया शिक्षक है, जबकि दूसरा एक अत्यंत प्रतिभाशाली, एक प्रभावशाली और शक्तिशाली अधिकारी का पुत्र। दोनों की तुलना करना असंभव है।
क्या उन दोनों का एक दूसरे को जानना संभव है? लेकिन उनकी सामाजिक स्थितियां बहुत अलग हैं। जल्दी करो, उसे अंदर बुलाओ। एल्डर सिन्हा चेन को शायद पता नहीं होगा क्या हो रहा है, लेकिन वह उनके साथ अभद्र व्यवहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसलिए वे जल्दी से ड्यूटी पर तैनात शिक्षक को इशारा करते हैं कि वे अंदर ले जाएं। कुछ देर बाद एक सफ़ेद वस्त्रधारी युवक तेज कदमों से अंदर आता है। उसके पीछे कुछ अनुचर चल रहे हैं। वे सभी धातु के कवच से लैस हैं और उनकी आंखें ठंडी हैं। युवक भले ही उम्र में ज्यादा ना हो, लेकिन उसकी आभा एक शक्तिशाली आभा बिखेरती है। उसके पूरे शरीर की शक्ति सूर्य की तरह चमकती है, जो दूसरों पर गहरा दबाव डालती है। फाइटर 5 दान शिखर विशेषज्ञ होने के बावजूद सिर्फ उसकी आभा से ही यह स्पष्ट है कि वह योगेश सिन्हा और कोमल कपूर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जियाओ राजकुमार को प्रणाम। योगेश चेन कुलाध्यक्ष प्रणव शर्मा और अन्य एक एक क्षण में अपनी सीटों से खड़े हो जाते हैं। शर्मा कुल को भले ही 4 महान कुलों में से एक माना जाता हो, लेकिन दक्षिण की रक्षा का दायित्व जिस शक्तिशाली अधिकारी पर है, उसकी तुलना में वे अभी भी कमजोर हैं। चाहे कब और कहाँ भी हों, सैन्य शक्ति की कमान संभालने वाले हमेशा सबसे जोरदार होते हैं। मास्टर रोहित, आप वास्तव में यहाँ हैं। उन्हें सहजता से विदा करते हुए वह आदरणीय योगेश चेन और अन्य को नज़रअंदाज करते हुए आसपास के वातावरण पर नज़र डालता है। अचानक उसकी नज़र एक जानी पहचानी आकृति पर पड़ती है और वह उत्साह से रोहित सिंह की ओर दौड़ता है। आप यहाँ क्यों हैं? रोहित सिंह भौहे चढ़ाते हैं। मास्टर मनीष कश्यप ने आपको मुझसे सीखने के लिए कहा है, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने के लिए आपको इतना आज्ञाकारी होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पिताजी अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के बाद चले जाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा देर राजधानी में नहीं रुक सकता। इसलिए मुझे हर पल गुरु से सीखने में लगाना होगा ताकि मैं परीक्षा पास कर सकूं। गुरु? अभिमन्यु राघव जियाओ प्रिंस उनसे कैसे परिचित हुए और लगता है कि उनका आपस में गहरा रिश्ता है? क्या उनकी उपाधि गुरु नहीं है? उन्होंने उन्हें गुरु क्यों कहा? ये देखकर कि अभिमन्यु रावल वास्तव में रोहित सिंह को ढूंढने आए हैं और दोनों के बीच गहरा रिश्ता है, सभी एक बार फिर अचंभित रह जाते हैं। क्या हो रहा है? वे असल में एक दूसरे को जानते हैं। क्या रोहित सिंह शिक्षक नहीं है? गुरुजी, इस उपाधि का क्या मतलब है? और रोहित सिंह, तुम्हारा ये रवैया क्या है? क्या तुमने नहीं देखा कि एल्डर सिन्हा और कुल प्रमुख वंग भी युवा राजकुमार को देखकर झुक गए? तुमने ना सिर्फ झुकना नहीं छोड़ा, बल्कि भौहें भी सिकोड़ी। अपना सिर भींच लो, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? दुस्साहस। एल्डर सिन्हा चैन अब खुद को रोक नहीं पाए। वे एक डराने वाले अंदाज में आगे बढ़ते हैं। रोहित सिंह, तुम युवा राजकुमार से ऐसी कैसे बात कर सकते हो? जल्दी करो, झुको और उन्हें अपना सम्मान दो। ये सोचना भी मुश्किल है कि एक शिक्षक होने के बावजूद तुम बुनियादी शिष्टाचार से बेखबर हो। इतनी बेरुखी, तुम सचमुच एक कलंक हो। इसके बाद मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वो बाईशिया और राजकुमार की ओर मुड़ता है। बाईशिया और राजकुमार, नाराज मत होइए। इस रोहित सिंह की ताकत कमजोर है और ये तो और भी अनाड़ी और शिष्टाचार से अनभिज्ञ है। अपनी बात पूरी करने से पहले ही वो बाईशिया और राजकुमार की भौहें सिकुड़ी हुई देखता है। उसकी आंखों में एक ठंडी आभा छा जाती है और वो किसी ऐसे शेर की तरह लगता है जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों और जो हमला करने को तैयार हो। तुम कौन हो? भाग जाओ। वरिष्ठता के हिसाब से मास्टर रोहित सिंह मेरे दादा की पीढ़ी के हैं, फिर भी तुम ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या तुम मौत को दावत देना चाह रहे हो? दादाजी? गुडुंग। सब एक बार फिर से जमीन पर गिर पड़ते हैं। ये संबोधन करने का तरीका क्या है? बाईशिया और राजकुमार के पिता शमशेर रावल हैं, जो सम्राट अशोक कपूर के समकक्ष हैं। फिर भी तुम कहते हो कि उनकी वरिष्ठता तुम्हारे दादा के बराबर है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो सम्राट अशोक कपूर से भी ऊंचे दर्जे के हैं? तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हमारी दोस्ती अब शुरू हुई है। अगर मजा आया हो तो लाइक दबा दो, वरना बिल्ली चूहे का पीछा करते करते आपके घर पहुंच जाएगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो अगली कहानी का पार्ट 2 सिर्फ सपने में ही देख पाओगे।